तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस फिश किंग के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो था वहां पर हमारे म्योंग्यो को सिखा रहा था, उसे बता रहा था कि कैसे यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए एक टेक्निक को बनाया जाता है। वो उसे सब कुछ बता रहा था। एंड के ऊपर उसे कहता है कि तुम सोच रहे हो कि एक मार्शल आर्ट्स के ग्रुप को ज्वाइन करके किसी अच्छे मास्टर से सीख लेने से तुम यहाँ पर एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम जिंदगी में कितने सीरियस होना चाहते हो। तो यहीं पर सेक्टर पैट्रियार्च को दिखाते हैं, यानी कि हमारे अलायंस लीडर जो होते हैं ऊपर खड़े होते हैं और उनका मास्टर बेक उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया नहीं था कि आप इस जगह के ऊपर आकर ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं इन दोनों को यहाँ पर आपसे पहले ले आया। तो अलायंस लीडर से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसी तरह कभी यहाँ पर किसी से सीख रहा था। तो उसी के साथ नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिश किंग उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की यानी कि हमारी म्योरम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाजी की टेक्निक कौन सी थी? वो डोगू की 9 स्वर्ड स्ट्राइक टेक्निक थी। तो उसे कहता है हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने सुना है कि वो टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी। उसे डोगू की 9 स्वर्ड स्ट्राइक टेक्निक कहा जाता था और उसके बाद कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि उसको क्रॉस कर सके। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है नहीं, तुमने यहाँ पर गलत सुना है, शायद तुमने यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में सुना है कि ये टेक्निक ज्यादा पावरफुल है, लेकिन असल में यहाँ पर एक और बंदा था जिसका नाम जिन सोहान था। जिन सोहान की तलवारबाजी की टेक्निक जो थी वो डोगू की 9 स्ट्राइक से भी ज्यादा पावरफुल और से भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। तो वो कहता है ये जिन सोहान कौन है, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि ये जो जिन सोहान है ये किसी सेक्टर का मास्टर नहीं था, इसी वजह से वो ज्यादा रिनाउंड नहीं है, सभी लोग उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन असल में उसकी टेक्निक जो थी वो यहाँ पर डोगू सेक्टर की स्पेशल टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल थी। तो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले उस जिन सोहान के बारे में सुनना होगा कि जिन सोहान की स्टोरी क्या थी। असल में वो यहाँ पर एक परफॉर्मर ग्रुप के साथ होता था जहाँ पर 2 लड़कियां थी, यानी कि कुछ लड़कियां थी जो कि उसे यहाँ पर मदर की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। वो एक छोटा सा बच्चा था और उनके साथ परफॉर्मेंस करते हुए स्वर्ड डांस परफॉर्म करता था। तो हमारा जो म्योंग्यो होता है उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अपनी तलवार के साथ लड़कियों के कपड़े उतारता था। तो वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही ठरकी हो गए हो। तो फिश किंग उसे कहता है कि असल में वो यहाँ पर बैले परफॉर्म करता था जिसमें वो लड़कियां जो कि उसकी मदर और उसकी आंटी की तरह ही थी, वो यहाँ पर उसके साथ डांस करती थी और उसके हाथ में तलवार होती थी। अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर वो उन लड़कियों के बीच से अपनी तलवारबाजी करता था ताकि उन लड़कियों को वहां पर नुकसान न पहुंचे। उसने अपनी कला में इतनी महारत हासिल कर ली थी, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसे ये प्रैक्टिस करना पड़ती थी कि उन लड़कियों को जिनसे वो प्यार करता है, जो कि उसे माँ की तरह प्यार करती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर कोई कट ना लगे। और यही वजह थी कि जब एक दिन उसके हाथ में असली तलवारें आई, जब उसे यहाँ पर मौका मिला अपना असली जो उसका रूप था, यानी असली उसकी तलवारबाजी दिखाने का वक्त आया, तो उस वक्त वो इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट हो चुका था कि बिना अपनी आंखें खोले यानी आंखें बंद करके भी वो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से काट सकता था। अपनी सारी जिंदगी सावधानी से अटैक करते करते वो इतना ज्यादा महान मास्टर बन चुका था कि उसकी स्ट्राइक रेट जो था, यानी कि उसकी जो तलवारबाजी की नई टेक्निक जो उसने डेवलप की थी वो डोगू की 9 स्ट्राइक टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर थी। और उस वक्त यहाँ पर दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स की तलवारबाजी की टेक्निक बनी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। तो म्योंग्यो से कहता है कि स्टोरी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो वो कहता है हाँ, स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इससे सबक सीखना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर अगर इस तरह महान बनना है तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जो कुछ भी है वो तुम्हारे अंदर है, अगर तुम्हारे अंदर के तुमने यहाँ पर इस चीज को नहीं पहचाना, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम यहाँ पर एक चूहे बनना चाहते हो या फिर तुम एक फॉक्स बनना चाहते हो। तुम अपने आप को पॉइजनस फॉक्स कहते हो। अगर तुम यहाँ पर खुद अपने आप को ये समझा लोगे कि तुम एक चूहा हो तो फिर तुम कभी भी यहाँ पर कोई टेक्निक नहीं सीख पाओगे, कभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाओगे। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी जीनी है, क्या तुम एक चूहा बनकर रहोगे या फिर फॉक्स बनकर रहोगे। तो म्योंग्यो से कहता है कि मैं यहाँ पर एक फॉक्स बनकर ही रहूंगा। अब जल्दी से बताओ कि अगला स्टेप क्या है। और वो छतरी उठाकर उसके सामने करता है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, बाद में पछताओगे तो नहीं। तो वो कहता है नहीं, मैं पछताऊंगा नहीं। तुम्हारा फिश किंग इसी के साथ छड़ी को पकड़ता है, वहां पर उसे 2-3 बार घुमाता है और उसे कहता है कि अब इसको याद करो और यहाँ पर इसको घुमाना स्टार्ट करो। तो वो कहता है इसे कितनी बार करना होगा, क्या इसे 1 लाख बार करना है या फिर इसे 10 लाख बार करना है। जब किसी के साथ अलायंस लीडर जो होता है ऊपर खड़े सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का इसे ट्राई स्वर्ड टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लड़का जो उसका दोस्त है उसके पास मार्शल आर्ट्स की पहले कोई भी टेक्निक नहीं है और उसकी बॉडी के अंदर की एनर्जी भी नहीं है, इसी वजह से उसे बेसिक मूवमेंट सिखा रहा है। और साथ ही वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं और कहता है कि कभी एक वक्त था, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ खड़ा होता था और वो मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था, यानी कि हम दोनों यहाँ पर मिलकर फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते थे। और अब देखो इस म्योरम अलायंस में इतने साल गुजारने के बाद मेरे आसपास जितने मेरे दोस्त है वो सारे एक एक करके चले गए। सभी लोग, उनमें से कुछ मर चुके हैं और कुछ लोग गायब हो चुके हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब मैं यहाँ पर अकेला रह चुका हूँ। सबसे ऊंची सीट के ऊपर बैठकर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला हूँ, लेकिन आज यहाँ पर जो मैंने महसूस किया वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो अलायंस लीडर कहता है कि आज का शो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि आज मुझे जाकर ट्रेनिंग करने की बजाय जाकर इनके लिए गिफ्ट तैयार करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने मुझे जो यहाँ पर दिखाया है वो मैं अपनी कितने सालों से देखने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाता है कि वो दोनों वहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि हमारा जो फिश किंग होता है उसने अपनी टेक्निक फैंटम आर्ट को मास्टर कर लिया होता है। फैंटम आर्ट को मास्टर करने के बाद वहाँ पर नीचे से काफी सारे पत्थरों को वो एनर्जी के साथ उठा लेता है, यानी टेलीकिनेसिस होती है। तो ये देखकर हमारा जो म्योंग्यो होता है वो कहता है देखो, तो मैं भी यहाँ पर अपने जो इसने मुझे मूव्स दिखाए थे मैं उनको ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा और इस बंदे ने यहाँ पर टेलीकिनेसिस को भी मास्टर कर लिया है। तो वहाँ पर काफी दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन बारिश में वहाँ पर अलायंस लीडर जो होते हैं नीचे उतर कर आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम दोनों से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि अलायंस लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए आया, क्योंकि मैं काफी दिनों से तुम दोनों की यहाँ पर ट्रेनिंग को नोटिस कर रहा हूँ। और साथ ही वो कहते हैं कि ये नया बच्चा कौन है जो तुम्हारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो म्योंग्यो भी भागता हुआ आता है और आकर उसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये बंदा अलायंस लीडर है,
है, यानी कि इस वक्त पूरी अलायंस का जो लीडर जो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो बंदा मेरे सामने खड़ा है। तो म्योंगो जो होता है उसे वहां पर रिस्पेक्ट देते हुए उसे अपना नाम बताता है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक स्कार है, यानी कि एक तलवार का मार्क है, मुझे ये बताओ ये कैसे लगा। तो उसी के साथ ही वो कहता है कि मास्टर ये जो मेरे चेहरे के ऊपर निशान है ये किसी तलवार का नहीं है बल्कि एक छोटे डैगर का निशान है। तो वो कहते हैं स्टोरी बताओ कि हुआ क्या था। तो म्योंगो कहता है कि मैं आपको क्या स्टोरी बताऊं। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बताओ कि क्या तुम किसी से फाइट कर रहे थे, यानी कि क्या किसी के साथ डूल हो रही थी। तो वो उसे कहता है कि नहीं यहाँ पर कोई डूल या ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, बल्कि मैं जहाँ पर एक कसीनो का मालिक था, मैं कसीनो चलाता था और वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कर्जा वापस नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी उनके साथ बहस हो गई और उनमें से एक ने डैगर निकालकर मेरे चेहरे के ऊपर ये मार्क डाल दिया और उसी वजह से मुझे ये मार्क मिला था। तो अलायंस लीडर उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। तो जबकि मां म्योंगो सोच रहा था कि लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अलायंस लीडर जैसे एक इंसान के सामने मैंने यहाँ पर अपना सच बता दिया कि असल में यहाँ पर एक कासिनो चलाता था, यानी एक बहुत ही बुरा इंसान था। और ऊपर से ये मार्क मैं से ये भी तो कह सकता था कि ट्रेनिंग या फिर यहाँ पर किसी के साथ डूल करते हुए मुझे मार्क लगा है, किसी के साथ फाइट कर रहा था। मैंने यहाँ पर जो जवाब दिया मुझे लगता है कि अलायंस लीडर गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि इस जैसे कमीने को यहाँ पर क्यों रखा गया, क्योंकि ये राइटियस अलायंस के मास्टर हैं। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कि हमें यहाँ पर सारी जिंदगी याद रहते हैं और सारी जिंदगी में बताते हैं कि हम क्या थे और हम क्या बनना चाहते हैं। वो अपने बाजू के ऊपर से एक निशान दिखाते हैं और उसे कहता है कि मेरे बाजू के ऊपर भी एक निशान है। मेरे डैड मेरे बचपन में उनकी एक ब्रेवरी शॉप हुआ करती थी, यानी उनकी एक शॉप थी जहाँ पर हम लोगों को वाइन पिलाया करते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने वाइन पी और उसके बाद हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया और मेरे डैड को पीटना भी शुरू कर दिया। तो उस वक्त मैं काफी ज्यादा कमजोर एक काम बच्चा एक वेटर हुआ करता था, मैंने एक डंडा उठाया जाकर उन सभी को पीटना शुरू कर दिया। उन सभी को तो मैंने पीट दिया लेकिन मेरे बाजू के ऊपर ये चोट लग गई, शीशा मेरे बाजू के ऊपर लगा जिसकी वजह से ये जख्म बन गया। मेरे डैड मुझे उसे वहां पर से उठाया, ब्लीडिंग को रोका, वहां से हम लोग भाग निकले और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ पर एक कमजोर इंसान की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है और आज देखो मैं यहाँ पर म्योंगो अलायंस का लीडर हूँ। तो हमारे म्योंगो के पास उसका छाता जो होता है वो टूट चुका होता है। तो इसी के साथ ही हमारे अलायंस लीडर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये अपना छाता लेकर आया हूँ, तुम मेरे छाते को यूज कर सकते हो। तो जैसे हमारा म्योंगो जो होता है उसके छाते को अपने हाथ में पकड़ता है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी होता है, वो ब्लैक आयरन के साथ बना होता है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि ये आयरन से बना हुआ एक बहुत ही खास किस्म का छाता है, मैं तुम्हें गिफ्ट में इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ पर तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुमने अपनी पास जिंदगी जैसे गुजार दी, लेकिन अब तुम्हारी आने वाली जिंदगी एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी होगी और हमारी म्यूरम को इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इस छाते को अपने पास गिफ्ट के तौर पर रखो और इसे अपनी प्रैक्टिस में यूज करो, अगर तुम इसे 1 मिलियन बार भी घुमा लोगे तब भी ये नहीं टूटेगा। अलायंस लीडर जो होते हैं अपने पास एक छाता लेकर आते हैं और आकर हमारे म्योंगो को दे देते हैं और म्योंगो को छाता देने के बाद वो उसे वहां पर कुछ बातें करते हैं, फिर साथ उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अभी तक क्या कुछ करते हैं और साथ उसे अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि उन्हें वो स्कार कैसे मिला था। और इसी के साथ ही उसे छाता देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें बताया कि तुम आगे क्या करना चाहते हो और तुम जिंदगी में कितने सीरियस हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपने किए के ऊपर अभी तक का पछतावा है, तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में जो भी बुरे काम किए हैं। तो म्योंगो उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मुझे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है कि अभी तक मैं यहाँ पर जो भी काम करता रहा काफी बुरा था। तो मास्टर यू से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का आइडिया है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वो सब कुछ बुरा था, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर उस रास्ते को छोड़ दिया और तुम यहाँ पर एक नए रास्ते पर चलना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। जब तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने पास को बुलाकर अब यहाँ पर एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मां म्योंगो से कहता है जी मास्टर मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर यू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बुढ़ा आदमी तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त स्पेंड कर सकूँ, लेकिन मैं बुढ़ा आदमी मुझे और भी बहुत सारे काम है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर कड़ी मेहनत करना, दिल लगाकर काम करना। तो वो कहता है जी मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही अलायंस लीडर जो होते हैं हमारे यंग मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में देखना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम उस फिनिक्स कंपटीशन में क्या कुछ करते हो और कैसे यहाँ पर उसको जीतते हो। और साथ ही वहाँ पर म्योंगो से जाते हुए कहकर जाते हैं कि मैं देखूंगा कि यहाँ पर तुम अपनी फिश को कैसे घुमाते हो और साथ ही मैं देखूंगा कि क्या तुम ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में अपनी अम्ब्रेला लेकर आते हो या नहीं। तुम जो भी करोगे मैं वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए मौजूद हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के ऊपर ही रहना, यानी कि राइट साइड के ऊपर ही रहना और कभी यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स साइड के ऊपर मत चले जाना। और उनके वहाँ पर चले जाने के बाद वहाँ फिश किंग जो होता है वहाँ पर हमारे म्योंगो से कहता है कि चलो आ जाओ लंच टाइम हो गया है, चलो चल के खाना खाते हैं। तो मुझसे कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग करनी है। और साथ ही दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही वो सोच रहा है, सनी ऊंची आवाज में कह रहा है कि मुझे यहाँ पर एक वेपन मिला है, यानी एक छतरी मिली है जो कि एक वेपन की तरह मैं यूज कर सकता हूँ और ये अलायंस लीडर ने खुद मुझे दी है। और साथ ही वहाँ पर हंस रहा था और साथ ही थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देता है। तो फिश किंग कहता है कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे अलायंस लीडर ने यहाँ पर खुद उसके सामने ये सारी बातें की जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया है, ये अच्छी बात है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है, जब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे एक रात पहले यहाँ पर ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं। ये कंपटीशन टाइप का स्पारिंग मैच होता है जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स जमा होते हैं और सभी लोग वहाँ पर जमा होने के बाद एक दूसरे को ओपनली चैलेंज कर सकते हैं। तो एक लड़का जो होता है सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को इसका मकसद तो पता होगा, ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन कल से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे को मैच के लिए चैलेंज करना चाहते होंगे, लेकिन वहाँ पर रूल्स की वजह से एक दूसरे को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आज ये वाला मैच रखने वाले हैं। ये एक फ्रेंडली डुअल होने वाली है जिसमें आप सभी लोग जिसको चैलेंज करना चाहें उसको चैलेंज कर सकते हैं और जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई में इस लायक भी हैं कि आप ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हैं या फिर नहीं। अगर तो तुम यहाँ पर अपने सिलेक्ट किए ओपोनेंट से जीत जाते हो तो फिर तो तुम्हें कल ड्रैगन कंपटीशन में कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो इसका मतलब जाएगा तुम्हें अभी घर वापस चले जाना चाहिए। तो बताओ कि तुम
में से कौन जहाँ पर किसको चैलेंज करना चाहता है? आज की रात तुम लोगों की रात है। आज की रात यहाँ पर इस टूर्नामेंट में फ्रेंडली डूल्स होने वाली हैं। तो यहाँ पर जितने वीकलिंग्स है वो सारे के सारे घर चले जाओ, सिर्फ वो सब स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही यहाँ पर रुकोगे। तो वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं, जबकि हमारा फिश किंग जो होता है ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। इसी के साथ ही वहाँ पर भीड़ के अंदर से एक लड़का चिल्लाकर कहता है, ये क्या, ये अम्ब्रेला वाला बंदा यहाँ पर कौन है? इसके पास एक अम्ब्रेला क्यों है? तुम्हारा फिश किंग उनसे कहता है, क्या हो गया तुम्हें, इस पास क्या दिक्कत है कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है? तो वो कह रही होता है कि क्या जी यहाँ पर अम्ब्रेला को वेपन के तौर पर यूज कर रहा है, लेकिन आज से पहले हमने कभी किसी को अम्ब्रेला को वेपन तौर पर यूज करते हुए नहीं देखा। कोई अम्ब्रेला को वेपन के तौर पर कैसे यूज कर सकता है? इसके पास वर्ड होनी चाहिए थी। तो वो उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है जहाँ पर सभी अम्ब्रेला है और कैसे मैं जहाँ पर इसको यूज करने वाला, मेरे पास तलवार हो या फिर जो भी हो। तो वो लोगों से कहना शुरू कर देते हैं, तो फिर दिखाओ कि तुम इस अम्ब्रेला के साथ क्या कर सकते हो अगर तुम वाकई में एक मार्शल मास्टर हो जो कि अम्ब्रेला को यूज करता है। तो हमारा फिश किंग जो होता है पहले तो लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह की बातें तो ऐसे करो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक अम्ब्रेला को वेपन के तौर पर यूज ही नहीं कर सकते। तुम लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा कि ये अम्ब्रेला मुझे किसने दिया है। लेकिन साथ ही वो खामोश हो जाता है क्योंकि उन सभी लोगों को बताने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर साथ ही अपने अम्ब्रेला को घुमाकर स्ट्राइक लगाता और कहता, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को दिखाता हूँ कि अम्ब्रेला क्या कर सकता है। मैं वो इंसान हूँ जिसने 1 लाख बार एक अम्ब्रेला को घुमाया था और स्विंग किया था, और साथ ही मैंने यहाँ पर अपने मास्टर से 3 नए मूव्स भी सीखे हैं, जिनमें मैं यहाँ पर स्लैश और थ्रस्ट करना सीख रहा हूँ। मेरे मास्टर ने आज ही मुझे यहाँ पर नए मूव सिखाए हैं। तो ये बात सुनते ही वो सभी यंग मास्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बेवकूफ कहीं का, लगता है कि ये कोई इमेच्योर है जिसने अभी भी यहाँ पर तलवारबाजी सीखना स्टार्ट किया है। यहाँ पर जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा है वो तो ट्राई स्वर्ड टेक्निक है। ट्राई स्वर्ड टेक्निक बच्चों को सिखाई जाती है शुरुआत में जब उन्हें यहाँ पर तलवार पकड़ना सिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ लंबी लंबी हाँक रहा है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर एक लड़का जो होता है अपने हाथ में बाला लेकर स्टेज के ऊपर आ जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगा जिसने तुम्हें यहाँ पर ट्राई स्वर्ड टेक्निक सिखाई है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और आकर इस अम्ब्रेला को घुमाकर सभी लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या सिखाया। मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम अम्ब्रेला के साथ क्या कर सकते हो। पहले तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ बंदे के साथ फाइट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर सभी को एक्साइटेड कर दिया और सभी लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारा अम्ब्रेला क्या कर सकता है, तो फिर मैं यहाँ पर इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में किसी को यहाँ पर इस कंपटीशन को डिस्ग्रेस करने कैसे दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ की जगह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं तुम्हें हराऊंगा, सभी के सामने हराऊंगा। तो हमारा जो म्योंगो होता है उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करूंगा? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस फाइट में जरूर हराऊंगा और मैं कभी भी फाइट से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मुझे और स्ट्रॉन्गर बनना है। और इसी के साथ ही वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि हमारा फिश किंग ऊपर से सब कुछ देख रहा था कि क्या म्योंगो यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा या फिर नहीं। तो म्योंगो जो होता है अपने छाते को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि जो पहले स्ट्राइक लगाता है वही जीतता है, और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, अपने छाते को घुमाकर उसके सर में मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़का क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट होता है तो बड़ी आसानी से पीछे हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है, इसके छाते की स्विंग जो थी वो काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन इसके बावजूद इसके मूव से पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्लॉपी थी, यानी कि इसने अभी भी यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना शुरू किया है। जबकि मां म्योंगो सोच रहा होता है कि ये क्या, इस छाते की लेंथ तो काफी ज्यादा कम है। मेरे पास पहले जो छाता था जो कि यहाँ पर उसने दिया था ली जिनियन ने, उसका साइज थोड़ा ज्यादा था, नहीं उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा थी। अगर इसकी लंबाई कम है तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर उस प्रैक्टिस को यूज नहीं कर सकता जो कि मैं यहाँ पर करता आया हूँ। तो दूसरी तरफ से भाले वाला लड़का उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने ही ब्लेड को ठीक तरह से नहीं हैंडल कर पा रहे, यानी कि अपने वेपन को तुम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम यहाँ पर इस फाइट को जीतोगे कैसे? और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि वो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा म्योंगो जो होता है वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं सकते तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं अपनी डेली लाइफ में जो यूज करता था भागना होगा। तो जब वो भागना शुरू करता है सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहता है कि पहले तो यहाँ पर ये बड़ा ज्यादा एटीट्यूड के साथ ऊपर गया था और कह रहा था कि अम्ब्रेला यूज करके तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अम्ब्रेला के साथ यहाँ पर किसी को भी हरा सकता हूँ। लेकिन हमारा म्योंगो जो होता है वहाँ पर गोल गोल भाग रहा था, वो लड़का उसका पीछा कर रहा था और कहता है कि बदतमीज लड़के यहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन के पार्टिसिपेंट के नाम पर एक धब्बा हो, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने देंगे। और साथ ही उसके पाँव के ऊपर बाला मारता है जिससे हमारा म्योंगो जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो उसे कहता है, कमीने अब यहाँ पर से तुम कहाँ भाग कर जाने वाले हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर और ज्यादा भागने की जगह नहीं बची, या तो तुम यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगो या फिर यहाँ पर इस अम्ब्रेला को छोड़ो, दफा हो जाओ। तो म्योंगो से कहता है कि तुम तो वाकई में एक बदतमीज इंसान हो, पहले तुम यहाँ पर मुझे नॉकडाउन करते हो, मुझे नीचे गिराते हो, और उसके बाद अब तुम ये भी कह रहे हो कि मैं यहाँ पर से दफा हो जाऊं। आज यहाँ पर किस किस्म के जोक्स मार रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें हरा सकता, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था। लेकिन इसी के साथ ही भाले वाला लड़का बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपने बाले की बैक साइड उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से म्योंगो जो होता है वो जख्मी होता है। लेकिन उसके बाले को पकड़ लेता है और कहता है, अब यहाँ पर मेरी रेंज में आ गया, यानी कि अब मैं यहाँ पर अपने बाले अपनी छतरी के साथ इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। कि म्योंगो जो होता है वहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन फाइट में वो बुरी तरह से मार खा रहा था रैंड के पर। वो यहाँ पर पीछे गिरने के बाद उसके बाले को पकड़ लेता है, फिर साथ ही कहता है कि अब ये मेरी रेंज में है, यानी कि अब मैं अपने अम्ब्रेला को घुमाकर इसके ऊपर स्ट्राइक लगा सकता हूँ। जैसे ही वो अपने अम्ब्रेला को घुमाकर स्ट्राइक लगाता है तब भी उसका अम्ब्रेला जो होता है वो छोटा निकलता है और वो उस लड़के को हिट नहीं कर पाता। और इस बात से म्योंगो जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं तो बुरा फंसा हूँ। जबकि वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम तो यहाँ पर प्रॉपर्ली स्लैश भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे, मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर किसी टैक्टिक को यूज करने वाले हो, भाग्य। और उसके बाद मेरे बाले को पकड़ा और मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर किसी स्पेशल पावरफुल अटैक को यूज करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी तो बस हो चुकी है और इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। और साथ ही वो अपने बाले को खींचकर उसकी तरफ के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से म्योंगो पीछे की तरफ गिर जाता है और सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि लड़का कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा था। लेकिन अब देखो ये छाते वाले लड़के के साथ क्या हो रहा है, कितनी बुरी तरह से मार खा रहा है। तो वो अपने बाले के साथ बार बार अटैक करता है, म्योंगो की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं और एंड के ऊपर वो उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त
जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से हमारा म्योंगो जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। और साथ ही वो वहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहा था कि हमारा फिश किंग सामने से देख रहा है, तो वो कहता है कि ली जिनियन वहाँ पर ऊपर से देख रहा है और मैं उसके सामने यहाँ पर शर्मिंदा हो रहा हूँ। वो मेरा मास्टर और यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक ड्यूल है, ड्यूल के बीच में यहाँ पर वो आकर मुझे बचा भी नहीं सकता। तो पीछे हटने के बाद उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो बाले वाला लड़का उसे कहता है क्या हो गया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, या फिर तुम्हें यहाँ पर फाइनली समझ आ गया कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, तुम यहाँ से पीछे हटना चाहते हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर इसको एंड करने वाला हूँ। और बड़ी तेजी के साथ अपना भाला लेकर सामने की तरफ स्टैब करने के लिए आगे बढ़ता है। तो म्योंगो कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारता रहा वो बहुत ज्यादा बेकार थी, इसी वजह से मुझे उसका काफी ज्यादा पछतावा है। अब यहाँ पर मेरे अलायंस के लीडर ने खुद मुझे यहाँ पर अपने हाथ में एक वेपन दिया है, गिफ्ट के तौर पर मुझे ये छाता दिया है, तो मैं यहाँ पर उनकी इस बात का मान रखते हुए तुम्हें जरूर हराऊंगा, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। उसी के साथ ही वो बाला जो होता है वो आकर उसके पेट के साथ टकराता है, तो उसके पेट के ऊपर वहां पर एक कट लगता है, लेकिन साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसके करीब पहुंच जाता है, यानी कि वो जानबूझकर अपनी बॉडी को जख्मी होने देता है ताकि उसके करीब पहुंच सके। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है ऊपर से जंप करता है और कहता है अब यहाँ पर ये फाइट खत्म होगी। और उसका बाला आपको पता है कि ब्लैक आयरन के साथ बना हुआ काफी ज्यादा भारी है। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने के बाद अपने जो उसकी छतरी होती है वो उसके सर में मारता है, तो उसी के साथ ही वो जो लड़का होता है वो स्पीयर वाला लड़का जो होता है उसके सर में जैसी छतरी पड़ती है उस बेचारे के नाक और मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। सभी देखने वाले इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने यहाँ पर एक अम्ब्रेला के साथ उस लड़के को हरा दिया जो कि उसके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर हावी आ रहा था। मां म्योंगो जो था वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मैंने कर दिखाया। और साथ ही वहाँ पर ऊपर फिश किंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम देख रहे हो मास्टर, देखो मैंने यहाँ पर अपने पहले ओपोनेंट को हरा दिया, तुमने जो टेक्निक्स मुझे सिखाई थी उन टेक्निक्स की मदद से मैंने यहाँ पर अपने पहले ओपोनेंट को हरा दिया है। अब देखो मैं यहाँ पर और कितना बड़ा महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन जाऊंगा। वहाँ फिश किंग जो था वो भी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वहाँ पर मुस्कुरा रहा था, जबकि बाकी के सभी लोग हैरान होकर देख रहे होते हैं कि सिर्फ एक अम्ब्रेला के साथ उसने यहाँ पर उस स्पीयर वाले लड़के को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। क्या इसका अम्ब्रेला जहाँ पर आयरन के साथ बना हुआ है वो इतना ज्यादा हैवी और इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो हमारा म्योंगो जो होता है वो कहता है कमजोर कहीं का, इसे क्या लगा था कि ये मुझे हरा देगा। और साथ ही वो कहता है कि मेरे पास और ज्यादा एनर्जी नहीं बची, मुझे यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए। तो जैसे वो कहता है कि आप तुम सभी लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड हो, क्या आप तुम्हें यहाँ पर कुछ और तो नहीं चाहिए। और जैसे वो नीचे उतरने लगता है तो वहाँ पर से कुछ लड़के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक बंदे को हरा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर से बाकी सभी को भी हरा सकते हो, यहाँ पर तुम चुपचाप यहाँ पर से वापस जा सकते हो। तुमने हम सभी को यहाँ पर गुस्सा दिलाया और तुमने यहाँ पर जिन टैक्टिक्स को यूज किया हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर तुमसे फाइट करेंगे। तुम्हारे जैसे कचरे की यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तुम किस्मत से यहाँ पर उस लड़के से जीत गए और हम सभी से फाइट करो, फिर पता चलेगा कि तुम यहाँ पर किस लायक हो। तो वहाँ पर काफी सारे लड़के जो होते हैं स्टेज के ऊपर चढ़ आते हैं ताकि वो आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे चैलेंज या फिर उसे फाइट कर सके। तो इसी के साथ में ली जिनियन वहाँ पर बीच में आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें घूर कर देखता है। जब अपनी ओरा को रिलीज करता है सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं इतना सारा प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, आए जो लड़का कौन है और जो बीच में यहाँ पर क्यों आ गया। तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो हमारा ली जिनियन उनसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन का हिस्सा हूँ, यानी कि मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ। तो म्योंगो से कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर नीचे क्यों आए हो। तो वो से कहता है कि मैं यहाँ पर नीचे क्यों आया हूँ, क्या मैं यहाँ पर इसको एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे भी यहाँ पर डुएल करनी है, मुझे भी इनके साथ फाइट करनी है। तो म्योंगो जो होता है सभी लोगों से कहता है कमीनो तुम सुन रहे हो, मेरे मास्टर को यहाँ पर फाइट करनी है, अब देखता हूँ कि तुम में से कौन यहाँ पर आगे बढ़ता है मेरे मास्टर को चैलेंज करता है। तो वो कहता है कि क्या ये उस अम्ब्रेला वाले लड़के का मास्टर है, अगर ये उसका मास्टर है तो फिर इसका मतलब यह है कि एक मार्शल मास्टर होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, उसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी भी निकल रही है। तो म्योंगो जब उन सभी की तरफ देखता है उसे महसूस होता है कि वो सभी लोग डर रहे हैं, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो वो सोच रहा था कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले सभी लोग मेरे ऊपर भूखे कुत्तों की तरह टूटने वाले थे, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अब जबकि यहाँ पर ली जिनियन खड़ा है तो उसके प्रेशर की वजह से ये लोग चुपचाप वहाँ पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट की इज्जत होती है, इसलिए मुझे भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना होगा, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनूंगा। लेकिन साथ ही वहाँ पर इन्वॉल्व भी ऊपर चढ़ आता है। तो इन्वॉल्व वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है कि जेंटलमैन प्लीज माफ करना, लेकिन मुझे लगता है ये कंपटीशन खत्म हुआ, आज की रात के लिए इतना ही काफी है, कल जहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में आप सभी से मुलाकात होगी, वहीं पर आप लोग देख लेना कौन किस काबिल है और इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये तो हाक क्लैन का यंग मास्टर इन्वॉल्व है, यंग मास्टर इन्वॉल्व ने अब यहाँ पर कह दिया तो फिर चलो ठीक है इस बात को मान लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर इन्वॉल्व जो होता है वहाँ पर आगे बढ़ने के बाद कहता है सर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन को जीतने के लिए आए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारे फिश किंग से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर फाइट करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है कि मैं कौन हूँ, शायद तुम मुझे भूल भी गए हो। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुम तो वो सूखा पत्ता हो। तो वो कहता है हाँ तुम यही समझ लो, मेरा नाम हा इन्वॉल्व है। वो सभी लड़के जो होते हैं हाँ की बात सुनने के बाद नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग भी जाकर रेस्ट करते हैं, कल की फाइट काफी ज्यादा मजेदार होगी। जबकि इन्वॉल्व जो होता है उसे कहता है कि मुझे देख रहे हो ना यहाँ पर ये सभी लोग तुमसे कितना ज्यादा डर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी यहाँ पर तुमसे फाइट करने में हिचकिचाऊंगा। और साथ ही उसे कहता है क्या तुम मेरे रूम में आ सकते हो, हम लोग बैठकर ड्रिंक करेंगे और साथ में कुछ बातें करेंगे, क्या तुम मेरे साथ बैठकर पीना चाहोगे। तुम्हारा फिश किंग कहता है हाँ क्यों नहीं, अपना रूम बता दो और मैं आ जाऊंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, 1 घंटे के बाद मेरे रूम में आ जाना। और साथ ही वो म्योंगो से कहता है कि अम्ब्रेला मैन तुमने तो यहाँ पर सभी लोगों के नजर में अपनी वैल्यू बना लिया,
लिया, अब सभी लोग यहाँ पर तुम्हें जानने लगे हैं कि तुम्हारे भाई यहाँ पर एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एक लड़का आया जिसके पास एक अम्ब्रेला है। पर एक लड़की को दिखाते हैं, ये वही लड़की है जो कि हाँ के साथ थी, तो वहाँ पर ऊपर से खिड़की से वो सब कुछ देख रही होती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है रूम के अंदर का दिखाया जाता है। तो इनवॉल जब वापस आता है तो वो लड़की उसे कहती है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझे उसके बारे में कुछ बताओगे नहीं। इनवॉल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात मुझसे आराम से भी पूछ सकती थी, स्टोन का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि फादर ने यहाँ पर उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी को अरेंज करवाने का फैसला किया है। तो वो लड़की उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि वहाँ पर नीचे जाने के बाद तुमने उसे चैलेंज क्यों नहीं किया, तुम उससे फाइट क्यों नहीं किया, तुम उससे फाइट कर सकते थे। तो इनवॉल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इतना पागल नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस बार के कंपटीशन को अगर कोई जीत सकता है तो वही जीतेगा, और मैं यहाँ पर उसके साथ फाइट करके अपना मजाक तो नहीं बनवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि पूरी पब्लिक को यहाँ पर उसकी फुल स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। तो अपनी बहन से कहता है कि तुमने भी यहाँ पर उसे नोटिस किया है, बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। तो उसकी बहन उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा समझदार भी है। लास्ट टाइम जब तुम तीनों वहाँ पर रेस लगा रहे थे उसने जानबूझकर अपनी स्पीड को कम किया था ताकि तुम्हारी स्पीड के साथ से मैच कर सके, बस स्लाइड सी स्पीड को आगे बढ़ाए रखा ताकि वो तुमसे जीत जाए, लेकिन उसने अपनी फुल पावर और फुल स्पीड को यूज नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो वो कब का वहाँ पर तुमसे पहले पहुंच जाता, और मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, और ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास ढेरों सारा एक्सपीरियंस हो। जहाँ पर मैं इन्वॉल्व होता है वो अपनी बहन सियोल से बात कर रहा था और उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर बनने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस कंपटीशन को कभी नहीं जीत पाऊंगा। मेरे अलावा भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे लड़के ऐसे मास्टर्स हैं जो कि मुझे टफ टाइम दे सकते हैं, और ऊपर से अब यहाँ पर उनमें एक ब्लैक शीप है यानी कि ये यंग मास्टर भी है, और इसको हराना मेरे पास की बात तो बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्यों ना मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट को स्किप कर दूं, हम दोनों इस टूर्नामेंट को स्किप कर देते हैं। तो उसे कहते हैं क्या आप तुम चाहते हो कि हम लोग इस टूर्नामेंट में भी हिस्सा ना लें, क्या वाकई में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इनवॉल्व से कहता है कि सियोल क्या तुमने इस बात का नोटिस नहीं किया। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं मैंने इस बात का नोटिस नहीं किया। तो वो उसे कहती है कि उसने अभी तक यहाँ पर अपनी इनर एनर्जी को छुपा कर रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा रहा है। अगर उसने यहाँ पर किसी को फाइट में हराया है या उसके ऊपर प्रेशर डाला है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही। तो हमारी सियोल जो होती है उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ उसका ब्रदर इन्वॉल्व से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें उसके अंदर इंटरेस्ट हो गई, यानी कि अब तुम उसे लाइक करने लगी हो। मुझे लगता है कि फादर ने यहाँ पर जो फैसला किया वो ठीक ही किया होगा। फादर ने कहा था कि तुम्हारी इस लड़के के साथ शादी करवा देते हैं। तो वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर किसी एक मर्चेंट ग्रुप की वाइफ बनना, मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर की वाइफ बनना तुम्हारे लिए ज्यादा सौभाग्य की बात होगी, बजाय इसके कि तुम किसी मार्शल फैमिली में चली जाओ। और मार्शल फैमिली के अपने झगड़े खत्म नहीं होते बल्कि मर्चेंट ग्रुप के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, तुम रानी बनकर रहोगी। और अगर ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे बार बार से सवाल नहीं पूछती कि वो कैसा इंसान है। तुमने यहाँ पर आते मुझसे सबसे पहले पूछा कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ के बारे में तुमसे पूछ रही थी, तुम गलत समझ रहे हो। और साथ ही उसे कहते हैं कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम एक बेवकूफ इंसान हो, मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और इसी के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहते हैं कि मैंने कहा ना वो मेरी टाइप का बंदा बिल्कुल भी नहीं है और मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। और इसी के साथ ही ली जिनियन उसके सामने खड़ा होता है। तो जब वो उसकी तरफ घूम कर देखती है तो जिनियन कहता है कि क्या हो रहा है, क्या तुम लोग यहाँ पर बिजी हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जैसे इन्वॉल्व होता है वो कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। इसी के साथ ही बेचारी जो होती है वो शर्मिंदा हो जाती है और सियोल जो होती है वहीं पर दीवार के अंदर अपना सर पटकती है और कहती है ये मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, कहीं इसने यहाँ पर समझ तो नहीं लिया मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही थी। जबकि हमारा फिस्किंग वहाँ पर सोच रहा था कहीं ये लड़की पागल तो नहीं हो गया है, यहाँ पर इसका मसला क्या है, यहाँ पर अपना सर दीवार के साथ क्यों मार रही है। तो इन्वॉल्व उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बेवकूफ बहन वहाँ पर दीवार के अंदर अपना सर मार रही है, उसे मारने दो, ये उसकी एक हॉबी ही समझ लो। हम दोनों भी यहाँ पर इस ड्रैगन फेरी इस कंपटीशन में ही कैंडिडेट बनकर आए, हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और ये काफी ज्यादा टफ है। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारी सियोल जो होती है वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि वो यहाँ पर इन्वॉल्व की छोटी बहन है। दोनों वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हमारे जियोन को वहीं पर बिठा लेते हैं और हमारा फिस्किंग जो होता है उनके साथ वहाँ पर बैठ जाता है। जब वहाँ पर बैठा होता है इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है इन्वॉल्व अपने हाथ से अपने पास से कुछ निकालकर अपनी बहन से कहता है कि सियोल मैं चाहता हूँ कि ये तुम उसे दो। तो सियोल उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों दे रहे हो, तुम खुद भी तो उसे ये दे सकते हो। और इसी के साथ ही हमारी सियोल जो होती है वो कहते हैं अच्छा ठीक है, और साथ ही शर्मिंदा होकर उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है जो भी गिफ्ट उसके हाथ में होता है। तो इन्वॉल्व उसे कहता है कि मेरी बहन जहाँ पर मास्टर अली तुम्हारे बारे में बात कर रही थी और सोच रही थी कि तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहिए और इसी वजह से प्लीज यहाँ पर हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो, मेरी बहन तुम्हें पर्सनली एक गिफ्ट देना चाहती है। तो हमारा फिस्किंग सोच रहा होता है कि ये पता नहीं क्या यहाँ पर खिचड़ी पकाने की कोशिश करे, दोनों भाई बहन मुझे तो काफी ज्यादा चालाक लगते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी इन्वॉल्व जो होती है हमारी जो सियोल होती है वो अपने पास से एक चीज निकालते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर गनलेट्स लेकर आए, यानी कि ग्लव्स लेकर आए हैं, ऐसे ग्लव्स जो कि काफी ज्यादा खास लेदर के साथ बने हुए हैं और जो तुम्हें फाइटिंग में काफी ज्यादा मदद देंगे क्योंकि तुम एक फिस्ट फाइटर हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो उसके सामने वो गनलेट्स को रखती है और कहते हैं कि हालांकि इनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस यहाँ पर हमने प्यार से तुम्हें ये दिया है तो प्लीज इन्हें गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारा फिस्किंग जब उन गनलेट्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये तो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि ज्यादा स्पेशल भी नहीं है। तो हमारा फिस्किंग कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको अच्छा यूज करूंगा। तो इसी के साथ ही इन्वॉल्व से कहता है कि यंग मास्टर अली मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम यहाँ पर वाकई में इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो, तो क्या तुम्हें पता है कि इस कंपटीशन में बाकी के यंग मास्टर जो उनकी पावर लेवल्स क्या है या फिर वो कैसे हैं। तो हमारा फिस्किंग उसे कहता है नहीं क्या मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वो कहता है हाँ तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही वो सियोल से कहता है कि सियोल क्या तुम यहाँ पर इसे बताना चाहोगी कि यहाँ पर बाकी के सभी कैंडिडेट्स में से कौन स्ट्रॉन्गर और कौन यहाँ पर इससे फाइट करने लायक है। तो इसी के साथ सियोल उसे कहते हैं कि ब्रदर तुम उन सभी के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानते
तो फिर मुझे यहाँ पर बताने का क्यों कह रहे हो। उसी के साथ इन्वॉल्व होता है वहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सियोल के बचपन के बारे में बात करनी चाहिए कि बचपन में ये कैसी थी। तो सियोल कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर इसको सारी बात बताती हूँ और इसी के साथ ही वो बताना स्टार्ट करती है। इस बार के ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन के अंदर जो लोग कंपटीशन को जीतने की साइट रखते हैं, यानी कि जो ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि इस कंपटीशन को जीत सकते हैं, उन यंग मास्टर्स में से खास तौर पर दो पावर्स ऐसी हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें तो एक तरफ म्यूनियम अलायंस के लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर 4 एम्परर ग्रुप के लोग हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में ये फाइट होने वाली है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से तो किसी को यहाँ पर बुलाया नहीं जाता। तो म्यूनियम अलायंस की तरफ से एक नाम जिसका नाम जिन जियोल है जो कि यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की तरफ से है और दूसरा लिम जिरयोंग है जो कि वुडैंग सेक्टर की तरफ से कैंडिडेट है। ये दोनों म्यूनियम अलायंस की तरफ से फाइट करने वाले हैं और दोनों काफी ज्यादा खास किस्म के पार्टिसिपेंट्स है। कहा जाता है कि अगर दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करें तो कम से कम एक दूसरे की बाजू या टांग तो काटेंगे ही क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल लड़के हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी तरफ से यानी कि हमारी 4 एम्परर ग्रुप की तरफ से जो लोग आने वाले हैं उनमें डोगू क्लैन से डोगू हान और नामगुंग क्लैन से नामगुंग वी है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आर्च राइवल है। अगर इन दोनों की फाइट आपस में हो जाए तो ये होना नहीं चाहिए, वरना ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देंगे या फिर एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं। तो वहाँ फिश किंग कहता है कि अब ऐसा क्यों है, क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो उसे कहता है कि हाँ दोनों यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं, दोनों लव राइवल्स हैं। बेकली क्लैन की यंग मिस बेकली जियोन वो काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की है, यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि यंगेस्ट पेयर्स में से सबसे ज्यादा खूबसूरत वही है और इसी वजह से ये दोनों लड़के जो है उसे प्यार करते हैं और इन्हें चाहते हैं कि वो इनको देखे और इस कंपटीशन में वो भी आने वाली है। इसी वजह से ये दोनों यहाँ पर उसके सामने शो ऑफ करने के लिए एक दूसरे से इस हद तक फाइट करेंगे कि एक दूसरे को मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। जबकि हमारा फिश किंग जो था उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि बेकली जियोन, ये नाम सुनने के बाद मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वो कहता है कि बेकली जियोन, हाँ मुझे याद आ गया। बेकली जियोन तो बेकली क्लैन की मिस की वो बेटी है ना जो छोटी सी हुआ करती थी, यानी कि वहां पर जब मैं खड़ा होता तो मेरे पास वहां पर फूल लेकर आती थी, वो छोटी सी बच्ची जिसे मैं कभी गोद में उठाया करता था। बेकली जियोन क्या वाकई में इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची जो मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। और अब यहाँ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी यहाँ पर उसके पियर्स में शामिल हूँ, यानी कि मैं भी यहाँ पर उन लड़कों में आ गया हूँ जिनसे वो शादी कर सकती है, यानी कि उसकी एज शादी के बराबर हो चुकी है। और मुझे इस बात की काफी ज्यादा हैरानी हो रही है, कभी जो लड़की मुझे अंकल कहती थी अब वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि लड़के उसके पीछे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो इसी के साथ सियोल उसे कहते हैं कि यहाँ पर हमारे 4 एम्परर लीग्स की तरफ से मेरा ब्रदर इन्वॉल्व, ये भी इस फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला और ये भी इस कंपटीशन का एक डार्क हॉर्स है क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरा ब्रदर कभी पब्लिकली किसी से फाइट नहीं की, मेरे ब्रदर ने कभी किसी से फाइट नहीं की, जिसकी वजह से किसी को इसकी मार्शल प्रोवेस के बारे में नहीं पता, ना ही किसी को पता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये किसी से फाइट करके जीत सकता है, हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे भी इसकी कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ फिश किंग जो होता है वो सोच रहा था कि हाँ मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, ये लड़का यहाँ पर अपनी पावर्स को शो नहीं करवाता और लास्ट टाइम हमारी रेस के दौरान भी इसने अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो नहीं करवाया था। इसका मतलब यह है कि ये अपनी पावर्स को छुपा रहा है और ऐसे बंदे जो होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं जो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा कर रखते हैं और जब वक्त आता है वो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी मिस सियोल उसे कहते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर 2 और वेरिएबल्स हैं जो कि इस साल के कंपटीशन में बहुत ज्यादा खास रहने वाले हैं। उन दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो दोनों काफी ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। उनमें से एक तो हेनान सेक्टर का यंग मास्टर है, हालांकि किसी ने उसे फाइट करते हुए नहीं देखा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी काफी ज्यादा स्पेशल है। और दूसरे तुम हो। तो हमारे यंग मास्टर ली जिनियन से कहती है कि अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की बात की जाए तो उनमें से हेनान सेक्टर का यंग मास्टर और दूसरे तुम हो। तो हमारा फिश किंग कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे वेरिएबल क्यों कह रही हो। तो वो कहता है कि वेरिएबल का मतलब यह है कि तुम दोनों के बारे में ज्यादातर कोई नहीं जानता, यानी कि तुम दोनों यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में डार्क हॉर्सेस होने वाले हो। तुम दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और तुम दोनों क्या कर सकते हो यह भी किसी को कुछ नहीं पता। तो इन्वॉल्व उसे कहता है तो यंग मास्टर बताओ कि तुम यहाँ पर तुमने क्या तैयारी की हुई है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर तैयारी करने की जरूरत है, और साथ ही उनके दिए हुए ग्लव्स को पहन लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी कंपटीटर्स जिनके बारे में तुमने यहाँ पर बताया मुझे उन सभी की रत्ती बराबर परवाह नहीं है, यानी कि मैं तो बस यहाँ पर अपनी फिश के साथ उन सभी को मजा चखाने वाला हूँ और एंड के ऊपर विनर तो मैं ही बनने वाला हूँ, चाहे यहाँ पर कितने ही कंपटीटर्स क्यों ना आ जाए। तो ये बात सुनने के बाद दोनों भाई बहन जो होते हैं पहले हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो वाकई में इसका मतलब यह है कि तुम्हारे यहाँ पर हारने की कोई इंटेंशन ही नहीं है, यानी कि तुम यहाँ पर सिर्फ जीतना चाहते हो। और हमारी सियोल जो होती है वो भी यहाँ पर यही सोच रही होती है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर इसे यहाँ पर डील करना पड़ जाए, इसे फाइट करनी पड़ जाए। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है, लेकिन चाहे यहाँ पर इसे कितना एनालाइज क्यों ना किया जा सके, मुझे लगता है कि इसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं जान पाऊंगी कि इसकी मार्शल आर्ट्स का लेवल क्या है। और दूसरी तरफ से हमारा इन्वॉल्व होता है वो ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मैं इसको बार बार भी देखूँ तभी मुझे यहाँ पर एक ही चीज दिखाई दे रही है कि मेरी बहन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सिस्टर वहाँ पर उसके करीब बैठी है और बार बार उसको वहाँ पर चाय डालकर दे रही है, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, यानी कि उसका सारे का सारा ध्यान उसके गनलेट्स के ऊपर, यानी उन ग्लव्स के ऊपर है जो कि उसे दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और ये बात जो है ये काफी ज्यादा खास है कि उसे यहाँ पर खूबसूरती की बजाय यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर ध्यान देना है। इसी वजह से मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन शाबाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा दीजिन जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ फिश किंग वहां चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद सियोल उसे कहते हैं कि ब्रदर अब तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट में इसे हरा पाओगे। तो वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस कंपटीशन में
हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपटीशन का विनर तो यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना भी पड़ा तो फिर मैं यहाँ पर इसके पांव पकड़ लूंगा और उसे कहूंगा कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे और यहाँ पर इस कंपटीशन को मुझे जीतने दे। तो सियोल उसे कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो यहाँ पर उसे फाइट करनी चाहिए। तो उसका ब्रदर उसे कहता है नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, असल बात यह है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपटीशन को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि लेकिन मुझे एक बात की काफी ज्यादा खुशी हुई कि ये कम से कम एक वुमनाइजर नहीं है, यानी कि तुम इतने ज्यादा करीब बैठी हुई थी लेकिन इसके बावजूद इसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, इसका मतलब यह है कि ये दिल का साफ और काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। तो उसकी बहन उसे कहती है हो सकता है कि उसने यहाँ पर प्रिटेंड किया हो, यानी कि वो यहाँ पर नौटंकी कर रहा हो मुझे ना देखने की। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि बस भी करो, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि कोई यहाँ पर तुम्हें देखेगा। तो ये बात सुनने के बाद बेचारी काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। फिर साथ उसे कहती है अब ठीक है बस करो, तुम्हें यहाँ पर कौन सा मेरी परवाह है। तो वो हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही सीरियस होकर उसे कहता है कि मेरी बहन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने लिए जैसे जीवन साथी चुनो वो खास होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर देखभाल कर सोच समझ कर फैसला करना होगा। हाँ ये बात ठीक है कि मेरे फादर चाहेंगे कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो किसी मार्शल क्लैन का यंग मास्टर हो, ताकि तुम्हें किसी मार्शल फैमिली में भेजा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर जो है वो ज्यादा बेहतर रहेंगे और तुम यहाँ पर सोच समझ लो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ। ये फैसला एंड के ऊपर तुम्हारा होना चाहिए कि तुम यहाँ पर किससे प्यार करते हो और किससे शादी करना चाहते हो जो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। तो सियोल उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर अंदर अंदर मुस्कुरा रही होती है। फिर साथ इसे कहते हैं कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो, असल में तुम मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हो। तो इसी के साथ उसे कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक बात की बहुत ज्यादा हंसी आ रही है जब उस लड़के ने कहा कि उसे यहाँ पर डोगू हान और इसके अलावा नैमगोंग वी उन दोनों की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो दोनों से फाइट करने के लायक भी नहीं है। अगर उन दोनों में से कोई यहाँ पर ये बात सुन लेता तो मुझे लगता है कि वो गुस्से के साथ पागल हो जाता। तो जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही पीछे से डोगू हान निकल कर आ जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या यहाँ पर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, क्या किसी ने ये कहा कि वो हमें कुछ भी नहीं समझता। तो जैसे ही वहाँ पर उसके पास आकर गुस्से के साथ उनसे कहता है कि अब जरा दोबारा कहकर बताओ और उस बंदे का नाम बताओ जिसने यहाँ पर ये बात की है। तो इनवॉल्व उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर कहाँ से अटक और साथ ही वो सियोल से कहता है कि सियोल अंदर चली जाओ। तो सियोल कहते हैं जी ब्रदर, वो अंदर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद उसका ब्रदर डोकू हान जो होता है उसकी तरह घूर घूर का देख रहा होता है और ये बात इनवॉल्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो थर्क्यू की तरह उसे देख रहा है। तो इनवॉल्व उसे कहता है कि ये तो बस यहाँ पर से गुजरते हुए मार्शल आर्टिस्ट ने कमेंट्स कर दिया, यानी गुजरते हुए मार्शल आर्टिस्ट ने बस यहाँ पर कह दिया कि वो तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर एक बंदे के मुंह से ये सब कुछ सुन लिया और उसके बाद तुमने उसे बस ऐसे यहाँ से जाने दिया, हम जैसे यंग मास्टर्स के बारे में कोई इतनी गंदी बात कैसे कर सकता है। और साथ ही डोकू हान वहाँ पर सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले ऊपर खड़ा मैं ये सब कुछ देख रहा था, वहाँ पर एक लड़का था मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर, वो इनके पास खड़ा था। तो वो उसे कहता है कि मुझे बताओ क्या इन्होंने मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर ने यहाँ पर जो बात की है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो इसी के साथ उसे कहता है कि मैंने सुना है कि उसके स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, यानी कि कुछ ही अरसे में उसने यहाँ पर अपना नाम कर लिया, सिर्फ एक साल के अरसे में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत पाएगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे अगले चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बनने वाले हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर बताना होगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। तो हमारा इन्वॉल्व उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट बनने वाला हूँ, जबकि तुमने यहाँ पर मुझे चीफ स्ट्रेटेजिस्ट क्या ही दिया। तो फिर तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि उस लड़के ने जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उसने ओयांग साइन को हराया था, ओयांग फैमिली के पैट्रियार्च को हराया था। किसी के साथ ही डोगू हान जो होता है अपनी तलवार को वहां पर उसकी साथ ही दीवार के अंदर मारता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कमजोर समझ रहे हो, तुम यहाँ पर उस डोगू साइन के साथ मुझे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो ओयांग फैमिली का पैट्रियार्च मेरे जितना पावरफुल था, वो एक कमजोर और घटिया इंसान था, इसी वजह से वो उस लड़के के हाथ से हार गया। तुम्हारा इन्वॉल्व उसे कहता है कि तुम्हारा गुस्सा तो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसे पहले कभी हुआ करता था, यानी कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो डोगू हान उसे कहता है कि मैं नहीं बदलने वाला, बताओ कि क्या तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं, मैं तो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला नहीं हूँ। तो डोगू हान उसे कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है, मैं तो सोच रहा था कि अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम यहाँ पर नैमगोंग वी या फिर इस लड़के इन दोनों में से किसी एक को हरा दोगे और उसके बाद एंड के पर हम दोनों की फाइट होगी और मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर बन जाऊंगा। तो इन्वॉल्व वहां से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सकते हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा तो ले रहे हो लेकिन इसके बावजूद इस कंपटीशन की चैंपियनशिप को कोई और लेकर जाने वाला है। अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे अपना चीफ स्ट्रेटेजिस्ट क्या ही दिया है, तो फिर मैं यहाँ पर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट होने के नाते तुम्हें एक वार्निंग देना चाहूंगा और ये वार्निंग जो है वो तुम्हारे लिए है कि तुम यहाँ पर ऐसा मत करना, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा मत लेना और स्पेशली इस लड़के ली जिनियन के सामने तो बिल्कुल ही मत जाना वरना हार जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद डोकुगू से कहता है तो मैं यहाँ पर 10,000 न्यांग को बेट पर लगाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, यानी कि वो लड़का हार जाएगा। जबकि वो उसे कहता है क्या बताओ कि क्या तुम यहाँ पर शर्त लगाना चाहोगे। तो हमारा इन्वॉल्व उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर 10,000 क्यों, मैं यहाँ पर 30,000 न्यांग लगाऊंगा, मैं 30,000 की बेट लगाने को तैयार हूँ कि वही लड़का यानी कि हमारा ली जिनियन जीतेगा और तुम यहाँ पर हारोगे। तो ये बात सुनने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है तो फिर अपने पैसे तैयार करके रखना, कल जैसे मैं फाइट को जीतूंगा मैं तुम्हारे पास से अपने 30,000 लेने के लिए आऊंगा। तो इन्वॉल्व कहता है हाँ क्यों नहीं, बेस्ट ऑफ लक। अब किसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर प्रीलिम्स होने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में वहाँ पर बहुत सारे यंग मास्टर्स आए होते हैं, सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यहाँ पर आओ अपनी नेम प्लेट लो और उसके ऊपर अपना नाम लिखो। तुम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो और साथ ही तुम अपने सिनोनिम्स को भी लिख सकते हो, यानी अपने टाइटल्स को भी लिख सकते हो। तो जैसे हमारा व्हिस्किंग वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो उसे कहता है कि ये लो इस टोकन के ऊपर अपना नाम लिखो, अगर चाहो तो
तुम यहाँ पर इसके ऊपर अपना टाइटल भी लिख सकते हो। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि वाकई में टाइटल्स लिखने अलाउ है, तो वो कहता है हाँ तुम टाइटल्स लिख सकते हो, जहाँ अगर तुम चाहो तो तुम मेन कंपटीशन में या फाइनल्स में भी अपने टाइटल को यूज कर सकते हो, और फाइट जीतने के बाद वही तुम्हारा हमेशा के लिए टाइटल बन सकता है। हमारा फिश किंग वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिखूं, क्या मुझे फिश किंग लिखना चाहिए। प्रीलिम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा फिश किंग जो होता है अपना टोकन लेने के लिए आता है। तो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है वो उसे कहता है कि तुम इसके ऊपर कोई भी नाम लिख सकते हो, तुम इसके ऊपर अपना टाइटल भी लिख सकते हो जिसके साथ तुम बाद में फेमस होना चाहते हो। तो वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर फिश किंग लिख दूं, लेकिन साथ ही वो कहता है कि अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि मैं यहाँ पर अपने नाम के साथ फिश किंग का टाइटल लगा लूं, क्योंकि किंग का टाइटल जो है इसके लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं इसके ऊपर फिश वॉरियर लिखवाना चाहता हूँ। तो वो फिश वॉरियर के नाम से वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करवा देता है, और इसी के साथ ही वो अपना टाइटल टैग लेकर अंदर आ जाता है। जब वहाँ पर अंदर आता है तो वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, और वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। जबकि यहीं पर डोकू हान को दिखाता है कि डोकू हान जो होता है वो देखता है, तो हमारा यंग मास्टर भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हैं। इनमें से काफी सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, और साथ ही वो अपने गनलेट्स को पहन लेता है और कहता है लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर सभी को दिखाऊंगा कि इन सभी लोगों की जो टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स बेकार हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट से मैं इन सभी लोगों को हरा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ पर स्टेज के ऊपर का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है जीतने के बावजूद चिल्ला रहा होता है और एल्डर से कह रहा होता है एल्डर आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरे टोकन को क्यों तोड़ दिया। तो एल्डर से कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर इस राउंड के खत्म होने के बाद उस लड़के के हारने के बावजूद उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट की वजह से बाहर निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हारा टोकन इसलिए तोड़ा है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हमारी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। जब एक लड़का हार चुका है तो फिर तुम उसके ऊपर इस तरह से अटैक कैसे कर सकते हो, हारने के बाद उसके ऊपर अटैक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो वो लड़का उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर पहले ही जीत चुका हूँ ना, अगर मैं जीत चुका हूँ तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से तुमने मेरा टोकन भी तोड़ दिया है। तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं शांति से यहाँ पर आया हूँ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम चाहे कहीं से भी क्यों ना आए हो, चाहे तुम यहाँ पर दुनिया के दूसरे कोने से क्यों ना आए हो, अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा टोकन मैंने तोड़ दिया क्योंकि तुमने यहाँ पर रूल्स की कदर नहीं की। अगर तुम यहाँ पर रूल्स को नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे जैसे डिसाइपल को यहाँ पर होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर से नीचे चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पर पीटने वाला हूँ। और साथ ही वो मेडिक टीम को बुलाता और कहता है कि ये लड़का हेवीली वुंडेड है, जल्दी से मेडिक रूम में लेकर जाओ और इसका इलाज करो। और उसके बाद हमारा फिश किंग जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, उनमें से कुछ लोग जो कि ओयंग जैसे थे, ओयंग सेंग जैसे कुछ कमीने लोग जो होते हैं वो रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन इन जैसे एल्डर्स की वजह से और मास्टर मोयोंग जैसे एल्डर्स की वजह से अभी भी यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स यानी राइटियस अलायंस जो वो काफी ज्यादा अच्छी अलायंस है। और साथ ही वो आगे बढ़ता और जाकर एक लड़के से पूछता है कि अभी भी यहाँ पर जो एल्डर रेफरी बने हुए थे वो कहाँ पर गए हैं, मुझे भी उनके रिंग में जाकर फाइट करनी है। तो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम अभी ऊपर चले जाओ क्योंकि अभी वहाँ पर फाइट हो रही है, अभी वहाँ पर कंटेस्टेंट को बाहर निकाला गया तो तुम उसकी जगह के ऊपर फाइट कर सकते हो। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर ऊपर चला जाता है, जैसे वहाँ पर ऊपर जाता है सबसे पहले जाकर एल्डर को रिस्पेक्ट देता है और एल्डर को ग्रीट करता है। तो एल्डर कहते हैं लड़के तुम तो काफी ज्यादा तमीजदार फैमिली से लगते हो, अपना मुझे नेम टैग दो। इसी के साथ ही वो अपना टाइटल टैग उन्हें दे देता है। तो वो उसको देखते हैं और कहता है अच्छा तो तुम अपने आप को फिस्ट वॉरियर कहते हो, तो गुड लक बच्चे। लेकिन जैसे वो उसके हाथ के ऊपर गनलेट्स इन ग्लव्स को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह मैं 50 साल हो गए मेरी जिंदगी को यहाँ पर, लेकिन मैंने इतने कमाल के गनलेट्स कभी नहीं देखे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही खास किस्म का वैल्यूएबल ट्रेजर है जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास है, तुम इन गनलेट्स को कहाँ से लेकर आए हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही खास किस्म के बंदे ने तुम्हें दिए होंगे। तो हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है कि ये तो मुझे यहाँ पर हवा क्लैन के यंग मास्टर यंग मिस ने दिए थे, वो गिफ्ट मुझे दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये इतने ज्यादा खास भी नहीं है और फाइटिंग मेरी मदद करेंगे। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये खास नहीं है, मुझे लगता है कि ये खास किस्म के सेलेस्टियल सिल्क वर्म के साथ बनाए गए हैं और ऐसा सेलेस्टियल सिल्क वर्म सिर्फ और सिर्फ बेकली क्लैन में मिलता है और बेकली क्लैन के खास सेलेस्टियल सिल्क वर्म को हासिल करना भी कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। ऐसा समझ लो कि इन्हें यहाँ पर किसी भी कीमत पर तुम खरीद नहीं पाओगे, जितने ज्यादा महंगे हैं। तुम्हारा फिश किंग बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि उन दोनों भाई बहन ने मुझे यहाँ पर ये थमा दिया और कहा था कि ये बस एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा महंगे निकले। तब दूसरा लड़का जो होता है वहाँ पर एल्डर से कहता है कि एल्डर क्या हम लोग फाइट कर सकते हैं या फिर तुम अभी उसके हाथ पकड़कर खड़े रहोगे। तो एल्डर कहता है कि अच्छा प्लीज माफ करना, फिर साथ ही कहता है ठीक है तुम लोग अपनी फाइट स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ दोनों की फाइटिंग वहाँ पर स्टार्ट होने लगती है। तो वो लड़का उसे कहता है, तो दूसरा लड़का जो होता है हमारे फिश किंग से कहता है कि तुम्हारे हाथों के ऊपर गनलेट्स हैं यानी ग्लव्स हैं, इसका मतलब है कि तुम भी एक फिस्ट वॉरियर होगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम दोनों के फिस्ट में से कौन ज्यादा बेहतर है। एक अच्छी क्वालिटी की गनलेट्स पहन लेने से कोई फिस्ट वॉरियर नहीं बन जाता। मैं यहाँ पर तुमसे अच्छी फाइट की उम्मीद करता हूँ। और जैसे वो इतनी बात कर रहा था किसी के साथ हमारा फिश किंग उसके करीब पहुंच चुका था, जाकर उसके मुंह के पर पंच दे मारता और कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर बातें करने वाले हो। और जैसे उसके मुंह पर एक पंच पड़ता है वो उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से एल्डर जो होता है वो देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड होते हैं और साथ ही कहते हैं ये फाइट यहीं पर खत्म होती है, विनर डिसाइड हो चुका है, एक लड़का हार चुका है और फिस्ट वॉरियर ने इस फाइट को जीत लिया। और साथ ही वो सोच रहे होता है कि ये लड़का जो है कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सिर्फ इसके ग्लव्स ही नहीं बल्कि इसका नाम और साथ में इसकी इनर स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे लगता है कि ये लड़का एक वेरिएबल होने वाला है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब आगे कौन है। तो एक आगे वाला लड़का जो होता है उसने अपने टाइटल लिखा होता है लाइफ स्टीलर का। तो लाइफ स्टीलर जो होता है वहां पर ऊपर आता है, उसके पास उसकी छड़ी होती है और वो फाइट करने के लिए आता है। तो हमारा फिश किंग कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी फाइट करोगे, जबकि वो सोच रहा था कि मैंने इसकी पहली फाइट देखी है, इसने एक ही पंच के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया, अगर मुझे इसे हराना है तो फिर मुझे इसके ऊपर पहले अटैक करना होगा, यानी स्पीड के साथ और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्टैफ के अंदर एनर्जी डालकर इसके ऊपर अटैक करूंगा तभी इसे हरा पाऊंगा। और जैसी फाइटिंग स्टार्ट होती है तो वो लड़का जो होता है अपनी छड़ी के अंदर अपनी सारी पावर को
डाल देता है और इसी के साथ ही हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंच जाता है। और जैसे ही उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है, फिश किंग अपने बाजू को सामने करता है तो उसकी स्टैफ टूट जाती है, उसकी छड़ी टूट जाती है। और उसके बाद फिश किंग उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें यहाँ पर अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी छड़ी के अंदर नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और अब यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी को बचाने के लिए एनर्जी नहीं बची। और साथ ही वो उसके मुंह के ऊपर भी एक पंच मारता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ इसी के साथ ही वो लड़का भी वहीं पर गिर जाता है अरीना से बाहर जाकर, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। तो सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये हो क्या रहा है, इसने दूसरा मैच सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ जीत लिया, क्या ये वाकई में वन पंच मैन है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जबकि साइड के ऊपर डोकू हान और उसके साथ नैमगुंग वी वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इसने बॉडी टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है और बॉडी टेक्निक्स के साथ ही इसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हुआ है, इसी वजह से इसने ओयांग सैनियंग को भी हरा दिया था। तो एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़के मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हारे मैच को रेफरी करते हुए। फिर साथ ही वो कहता है कि अगला कंटेस्टेंट कौन है, जल्दी से अरीना में आ जाओ। तो तीसरा कंटेस्टेंट कहता है कि मैं फॉरफिट करता हूँ, मुझे ये फाइट नहीं करनी। और इसी के साथ ही एल्डर चलाकर उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर खड़े होने की भी इजाजत नहीं है। आए तुम यहाँ पर इस ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में आए क्या करने के लिए थे, अगर तुम यहाँ पर डर कर पीछे हट जाओगे आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना। तो वो लड़का अपना टैग वहां पर छोड़कर भागकर चला जाता है। तो एल्डर इसी के साथ ही जाकर उस टैग को उठाते और कहता है कि आजकल के लड़कों में तो बिल्कुल ही एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है, ये सभी लड़के जो है आजकल सिर्फ और सिर्फ फाइट करना चाहते हैं, लेकिन जब टफ ओपोनेंट आता है तो भाग जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो फिश वॉरियर से कहता है कि लड़के ये लो तुम्हारे 3 टैग्स पूरे हो चुके हैं, यानी कि तुम अगले राउंड के लिए क्वालिफाइड हो, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वाकई में अगले राउंड में जाकर कुछ धमाका कर सकते हो और अगले राउंड में मैं तुम्हें देखना चाहूंगा कि जब तुम यहाँ पर सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स में जाकर फाइट करोगे। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर मैचअप्स का बोर्ड बना रहे होते हैं, जिनके पास उनके पास सारे टाइटल टैग्स होते हैं उन सभी डिसाइपल्स के जिन्हें उन्होंने प्रीलिम्स में स्क्रीन आउट किया है और इन सभी की फाइट्स कल करवाने वाले हैं। तो वो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर किसकी फाइट किसके साथ रखें, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी की फाइट पहले रख देंगे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो बाकी के सभी को फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये फैसला इन्हें बहुत ही सोच समझकर करना होगा कि किसके साथ किसकी फाइट रखी जाए। तो यहाँ पर एल्डर्स होते हैं अपने सामने टोकन रखकर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि किसकी फाइट किसके साथ करवाएं। तो उसी के साथ ही वही एल्डर्स होता है वो उनसे कहता है कि मुझे ये पता है कि पहली फाइट किसके करवानी है, और वो फिश वॉरियर का टैग उठाते हैं और जाकर बोर्ड के ऊपर लटका देते हैं और कहता है कि सबसे पहले राउंड में इसे रखा जाएगा और इसके खिलाफ किसी ऐसे यंग मास्टर को रखो जो किसी छोटे सेक्टर से हो, यानी कि इसकी फाइट को मैं आगे तक देखना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि किसी दूसरे टफ ओपोनेंट के साथ शुरुआत में इसकी फाइट हो जाए। फिश वॉरियर जब मुझे लगता है कि बाकी सभी में से बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो सभी लोग भी कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सभी लोग वहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हैं, किसी के साथ अलायंस लीडर वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी लोग अलायंस लीडर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो अलायंस लीडर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर किस तरह से सभी डिसाइपल्स की फाइट्स को अरेंज कर रहे हो। मुझे तुम सभी के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जितने भी क्वालिफायर्स को स्क्रीन आउट किया वो सारे सबसे बेस्ट ही होंगे। कल की फाइट को मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा क्योंकि कल यहाँ पर फाइनल सेमीफाइनल्स होने वाले हैं तो मैं खुद वहाँ पर मौजूद हूँ ये सब कुछ देखने के लिए। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि इस बार यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की तरफ से कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हुई। तो एल्डर कहते हैं नहीं फिलहाल के लिए तो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं लगा जो कि शायद कोई जासूस हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स या फिर इवल फैक्शन की तरफ से भेजा गया हो। और साथ ही वो अपनी स्क्वाड्रंस को बुलाते हैं, ड्रैगन स्क्वाड्रन, क्लाउड ड्रैगन स्क्वाड्रन और व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड्रन, तुम सभी लोग जाओ अपने अपनी पोजीशंस के ऊपर जाकर तैनात हो जाओ, यानी कि जहां जहां पर भी डिसाइपल्स है वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। किसी भी डिसाइपल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी डिसाइपल आपस में फाइट नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, अगर कोई भी डिसाइपल चाहे वो कितनी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर क्यों ना हो, अगर वो यहाँ पर बिना फाइटिंग अरीना के फाइट करते हैं, यानी कि यहाँ पर रेस्टिंग टाइम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं या उन्हें जख्मी कर देते हैं, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दो। चाहे वो किसी बड़ी फैमिली से क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी बड़ी लीग से क्यों ना हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम सभी लोगों को यहाँ पर सबक सिखाना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि म्यूरियम अलायंस जो है वो निरपक्ष है और यहाँ पर हमेशा से सही फैसला करती है। तो वो सभी एल्डर्स कहते हैं जी एल्डर जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अलायंस लीडर सभी लोगों से कहते हैं तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ और कल तुम सभी लोगों को देखूंगा कि तुम लोग कैसे यहाँ पर इन फाइट्स को अरेंज करने वाले। और वो चले जाते हैं। तो सभी एल्डर्स कहते हैं कि जब ये अलायंस लीडर आते हैं कुछ ज्यादा इंटेंस बात करके जाते हैं, लेकिन इस बार के कंपटीशन में वो खुद ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, कोई खास वजह लगती है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है जब मेन क्वालिफायर राउंड होने वाला है जिसमें सभी डिसाइपल्स को फाइनल्स के लिए चूज किया जाएगा। तो वहां पर उनकी जो नेम प्लेट होती है सामने आती है जिसमें अंदर सबसे पहली फाइट जो होती है फिश वॉरियर की होने वाली है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सभी लोग यहाँ पर फाइट्स देखने के लिए आए होते हैं, जबकि हमारे जो म्यूरियम अलायंस लीडर होते हैं वो अंदर होते हैं, यानी कि वो अपने रूम के अंदर खड़े होते हैं और उन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग लगा रखी होती है। ये पेंटिंग उस जगह की होती है जहां पर लास्ट टाइम उन लोगों ने एक फाइट की थी, एक फाइट जिसमें यहाँ पर उसका दोस्त मारा गया था। तो इसी के साथ एक एल्डर वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर आ जाए, फाइटिंग का यानी फाइटिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ही जैसे वो वहां से जाने लगते हैं उन्हें कुछ पास की मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि हमारा फिश किंग जो होता है वो देख रहा था कि म्योंगो उसके पीछे पीछे वहां पर ऊपर वाली स्टेज पर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं खड़ा हो सकता, पीछे वहां पर मुझे साफ दिखाई नहीं देता। तो मैं फिश किंग उसे कहता है अच्छा ठीक है बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। जबकि अलायंस लीडर जो होते हैं वहां पर अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि कभी वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर फाइटिंग कर रहे थे। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने किसी के पास से पैसे उधार लिए थे। उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस कंपटीशन का बिल भर सके, क्योंकि उस वक्त ये कंपटीशन फ्री नहीं हुआ करता था, यहाँ पर आकर फीस देनी पड़ती थी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आपस में आकर वो कैसे शर्त लगा रहे थे किसी के साथ फाइट के अगर हम लोग यहाँ पर फाइट को जीत जाते हैं तो हमें
हमें यहाँ पर थोड़े से पैसे भी मिल जाएंगे। तो अलायंस लीडर कहता है कि मुझे यहाँ पर सारी की सारी ओल्ड मेमोरीज आज पता नहीं क्यों याद आ रही है, और फिर साथ ही उस माउंटेन की तरफ देखते हैं और कहता है कि मुझे वो सब कुछ भी याद आ रहा है जो उस वक्त हुआ था। तो वहाँ पर दिखाता है कि वो क्योंकि हमारे जो एल्डर जू हैं वो यहाँ पर यानी कि उस फाइट में उन्होंने हिस्सा लिया था, उस फाइट में उनका दोस्त जो था उसकी बॉडी के अंदर तलवार दस चुकी होती है और ये भी जख्मी होती है। और वो से कहता है कि जियोंग वोंग तुम्हें क्या हो गया। तो इस एल्डर जू से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इन सभी को संभालना होगा, यानी कि अब तुम यहाँ पर अलायंस के लीडर और तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों को जो तुम्हारे लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए उठकर खड़ा होना पड़ेगा। मेरा तो यहाँ पर अंत होने वाला है। और जब वो देखता है कि उसका दोस्त वहाँ पर मर चुका है, बाकी के सभी लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं, तो एल्डर कहता है कि मुझे वहाँ पर उठकर खड़ा होने पड़ा, मुझे यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए फाइट करनी पड़ी, लेकिन मैंने उस वक्त उस दिन वहाँ पर अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया। वो दोस्त जो कि इस कंपटीशन से लेकर मेरे साथ रहा उस फाइट तक, उस बड़ी फाइट तक, जिस फाइट में मैंने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। वो एक ऐसी फाइट थी जिसमें से हम सभी लोग भाग कर जा सकते थे, लेकिन एक राइटियस वॉरियर होने के नाते हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग वहीं पर फाइट करेंगे और मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर उस जगह के पर मारे गए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद एल्डर जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट में सीन आता है, तो एल्डर कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज में खो गया था, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है सभी बच्चों की फाइट्स को देखने का। ये ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन जो है मुझे लगता है ये मेरा आखिरी ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ। और अलायंस लीडर जो वहाँ पर अपीयरेंस देते हैं सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली अलायंस लीडर खुद यहाँ पर बाहर आए हैं। तो अलायंस लीडर वहाँ पर बाहर आने के बाद सभी यंगस्टर्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो जरा इसी तरह यहाँ पर कितने यंगस्टर्स आए हैं जैसे आज से काफी साल पहले आए थे, यानी कि आज से काफी साल पहले जब मैं पहली बार इस कंपटीशन में आया था उस वक्त यहाँ पर कोई भी इनाम नहीं दिया जाता था। तो एल्डर कहता है कि आज से 45 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तुम्हारी तरह मैं भी इस जगह के पर आया था, तुम्हारी तरह मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, यानी कि तुम्हारी तरह एक बहुत ही हो सकता है कि तुम लोग अच्छी फैमिली से हो, लेकिन मैं तो एक गरीब फैमिली से था। मैं किसी से पैसे उधार लेकर, एक एल्डर से पैसे उधार लेकर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आया था और मैंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। उस वक्त भी यहाँ पर तुम्हारी तरह बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे, ए मास्टर्स थे। एक तो फाइट को जीतना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैंने किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पर कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ मैंने पहले मार्शल मास्टर को हराया। मुझे याद है आज भी मैंने यहाँ पर पहली फाइट जो थी वो उसको जीता और उसके बाद मुझे याद है मैंने दूसरी फाइट में भी यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के मार्शल मास्टर को हराया जो कि गोल्डन ब्लड सेक्टर से था। और उसके बाद वो मेरा एक दोस्त था जो कि सेकंड राउंड में, यानी कि एक दोस्त जो कि सेकंड नंबर पर आया था, यानी कि मैं इस कंपटीशन का विनर बना और मेरा दोस्त जिसका नाम जियोंग वोन था वो दूसरे नंबर पर आया था। उस वक्त यहाँ पर रिवार्ड देने का कोई सिस्टम नहीं था, इसी वजह से हमें कोई भी रिवार्ड्स नहीं मिले थे, लेकिन एल्डर्स ने हमारी बहादुरी को देखने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहली बार कंपटीशन को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर जीता था, अपनी तरफ से उन्होंने यहाँ पर 2 स्वर्ड्स दी। मेरे दोस्त जियोंग वोन को यहाँ पर स्टार स्वर्ड मिली जबकि मुझे यहाँ पर लूनार वाटर स्वर्ड मिली थी। उस वाटर लूनार स्वर्ड के मुझे मिलने के बाद मुझे एक नई हिम्मत मिली, मैंने म्यूरम अलायंस को ज्वाइन किए रखा। इतने साल गुजरने के बाद, बहुत सारी फाइट्स करने के बाद भी मैंने यहाँ पर म्यूरम अलायंस को नहीं छोड़ा और आज मैं तुम सभी लोगों के सामने म्यूरम अलायंस का लीडर बन के खड़ा हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ उस तलवार की वजह से था, क्योंकि उस तलवार को हासिल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था कि म्यूरम अलायंस की तरफ से मुझे एक तोहफा मिला है और उस तोहफे को मुझे सारी जिंदगी संभाल कर रखना है। लेकिन अब जब इतने सालों के बाद ये कंपटीशन हो रहा है तो मैं यहाँ पर इनाम रखना चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों को हमारी तरफ से इनाम दिए जाएंगे। जो हमारे इस कंपटीशन को जीतेगा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर उसे 100 साल पुरानी एक जिनसेंग दी जाएगी जो कि बहुत ही खास है और इसे मैं एमी सेक्टर से लेकर आया हूँ। एमी सेक्टर के एल्डर ने भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ मुझे दी थी, क्योंकि उनके कई सालों तक वो अपने डिसाइपल्स को इसकी मदद से एनर्जी दे सकते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर हमें ये देनी पड़ी इस कंपटीशन के विनर के लिए। ये हमारे भविष्य के लिए है। इसी के साथ ही एल्डर उनसे कहता है ये तो फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए होगी और सेकंड पोजीशन वाले के लिए जो कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तलवारबाजी के स्किल्स दिखाएगा उसे हम लोग यहाँ पर एक तलवार देने वाले हैं। और वो तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है बल्कि वो स्टार स्वर्ड होने वाली है। मेरे दोस्त जियोंग वोंग, क्योंकि वो लास्ट फाइट में मर गया था, उसके मरने के बाद उसकी तलवार अब ऑनरलेस है, तो इसी वजह से ये तलवार मैं उस बंदे को दे दूंगा जो कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तलवारबाजी करके दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे उस दोस्त जियोंग वोंग की तलवार को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखेगा और उसे बहुत ही अच्छे से यूज भी करेगा। तुम्हारे अलायंस लीडर जो होते हैं उन्हें वहाँ पर इनाम के बारे में बता रहे होते हैं कि फर्स्ट पोजीशन वाले को यहाँ पर एक जिनसेंग मिलेगी, सेकंड वाले को स्टार स्वर्ड मिलेगी और थर्ड पोजीशन के ऊपर जो तलवारबाज आएगा उससे मैं यहाँ पर अपनी लूनार स्वर्ड टेक्निक, अपनी जो लूनार स्वर्ड है वाटर लूनार स्वर्ड वो नहीं दे सकता। तो एल्डर्स जो होते हैं वहाँ पर पहले सोच रहे होते हैं कि ये कहने वाला है कि वो अपनी लूनार स्वर्ड उन्हें देने वाले हैं, तो उनसे कहता है कि नहीं, गू क्लैन के लोग बहुत ही कमाल की तलवारें बनाते हैं, जहाँ तक कि माउंट हुआ सेक्टर के लोग भी गू क्लैन की बनाई हुई तलवारों को यूज करते हैं। हमने वहाँ के एक ब्लैक स्मिथ से कहा कि हमारे लिए एक बहुत ही खास तलवार बना कर दे और हम लोग यहाँ पर एक नेमलेस स्वर्ड देने वाले हैं उस डिसाइपल को जो कि यहाँ पर तीसरी पोजीशन के ऊपर आएगा और वो खुद उस तलवार को नाम दे सकता है जो भी नाम उसे देना चाहे। तो इसी के साथ उनसे कहते तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में अपना सबसे बेस्ट दोगे ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने आप को डेवलप कर सको। ये फाइट सिर्फ और सिर्फ इस जगह के ऊपर एक कंपटीशन नहीं होने वाला बल्कि आने वाली जंगों में भी तुम लोग अपने आप को साबित करोगे। आगे बहुत सारी वार्स भी हो सकती हैं, हो सकता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग अटैक करें या फिर और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स के लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं, लेकिन तुम सभी लोगों को अपनी तलवार को जब भी उठाना होगा राइटियसनेस के लिए उठाना होगा। मैं तुम सभी से एक ही वादा लेना चाहूंगा कि तुम सभी लोग जहां पर भी हो वहां पर खुश रहो लेकिन राइटियसनेस के साथ रहो। फिर ठीक है, यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट करो। इसी के साथ इस कंपटीशन को वहां पर स्टार्ट करने का कहा जाता है। जैसे वहां पर कंपटीशन को स्टार्ट करने का कहा जाता है तो अनाउंसर कहता है कि 2 पार्टिसिपेंट जिनमें फिश वॉरियर और डुअल स्पीयर की तरफ से यानी हिबी क्लैन की तरफ से मास्टर डुअल स्पीयर यहाँ पर आ जाओ। तो म्योंगो जो होता है फिश किंग से कहता है कि तुम्हारी बारी है, चलो जाओ। तो हमारा फिश किंग जो होता है अरीना में आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पहली बार मैं किसी ऐसे मास्टर से फाइट करने वाला हूँ जो कि डुअल स्पीयर्स को यूज करता है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी यहाँ पर डुअल स्पीयर वाले बंदे से फाइट नहीं की। तो चलो देखते हैं कि डुअल स्पीयर वाले बंदे से फाइट को कैसे जीता जाता है।
तो हिबी क्लैन से यहाँ पर डुअल स्पीयर वाला लड़का जो होता है उसके सामने खड़ा होता है। हमारा फिश किंग कहता है कि इसे देखकर लगता है एक फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है, यानी काफी ज्यादा अच्छा, तो ट्रेनिंग में काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लड़के क्या तुम अपने वेपन को यूज नहीं करोगे? तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि नहीं मेरे पास वेपन नहीं है। तो वो कहता है इसका मतलब है कि तुम एक फिश प्रैक्टिशनर हो, यानी कि तुम जहाँ पर पंचेस को यूज करते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं फिश किंग हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जहाँ पर अपने आप को फिश किंग कह रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम उस लेवल पर पहुंच सकते हो? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जहाँ पर फिश किंग यानी फिश प्रैक्टिशनर जो होता है उनकी सबसे बड़ी जो खामी होती है वो यही होती है कि वो क्लोज रेंज फाइटर्स होते हैं, और अगर जो मेरे करीब नहीं पहुंच पाएगा तो फिर मेरे पर अटैक नहीं कर पाएगा। और मेरे पास यहाँ पर डुअल स्पीयर है, मैं दूर से इसके पर अटैक करके इसको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो जैसे रेफरी वहां पर उनसे कहता है कि फाइट को स्टार्ट करो, दोनों बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ आके भागते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डुअल स्पीयर होता है वो अपने स्पीयर के साथ हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। और इस बात से डुअल स्पीयर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हमारा फिश किंग वहीं पर से नीचे से अपना पंच बनाता है। तो डुअल स्पीयर कहता है कि मुझे इसकी क्लोज रेंज से बाहर निकलना होगा, जो मेरे करीब पहुंच चुका है और इसका एक ही पंच मेरा काम तमाम कर सकता है। तो वो अपने दूसरे स्पीयर को ग्राउंड के ऊपर मारता और ऊपर की तरफ जंप कर जाता है ताकि वो उसकी रेंज से बाहर निकल सके, और कहता है कि मैं यहाँ पर ऊपर से स्ट्राइक लगाऊंगा, यानी जितनी दूर रहकर इसके ऊपर स्ट्राइक लगाऊंगा मेरे लिए उतना बेहतर है। और जैसे ही वहां पर डुअल स्पीयर के साथ हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो सभी एल्डर्स जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि क्या ये फाइट यहाँ पर खत्म हो गई, डुअल स्पीयर ने उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया है। लेकिन जैसे ही वहां पर से धुआं हटता है तो दिखाते हैं कि हमारे फिश किंग ने अपने पंचेस के साथ ही वहां पर उसके दोनों फिशेस को पकड़ लिया होता है, यानी कि उसकी दोनों फिशेस ने दोनों उसके स्पीयर्स को पकड़ लिया होता है। तो दोनों स्पीयर्स को पकड़ने के बाद वो लड़का खोजदा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर क्या होगा, इसने तो दोनों स्पीयर्स को पकड़ लिया। तुम्हारा फिश किंग उसके दोनों स्पीयर्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो लड़का उसकी तरफ आता है, उसकी तरफ पुल होता है और साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। और जब उसके मुंह पर किक पड़ती है तो बेचारा वहीं पर पीछे की तरफ गिर जाता है। सिर्फ गिरता ही नहीं बल्कि उड़ता हुआ सीधा जाकर वो छोटे एल्डर के ऊपर गिरता है और वहां पर उसकी कुर्सी भी टूट जाती है। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि एल्डर सॉन्ग क्या आप ठीक हैं? तो एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऊपर से ये बच्चा भी ठीक है, मुझे लगता है कि बस यहाँ पर बेहोश हो गया है, ये बुरी तरह जख्मी तो नहीं हुआ लेकिन एक ही किक के साथ इसका काम तमाम हो गया। और इसी के साथ ही वहां पर उसके नाम के नारे लगना शुरू हो जाते हैं कि फिश वॉरियर ने यहाँ पर अपनी पहली फाइट को जीत लिया है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ये लड़का है कौन? तो उनमें से कुछ उसे पहचानते नहीं होते और कुछ जिन्होंने उसकी प्रीलिम्स देखी थी वो कहते हैं कि ये तो वही है जिसने प्रीलिम्स में सबसे पहले क्वालिफाइड किया था। इसने सिर्फ और सिर्फ एक पंचेस मारकर अपने दोनों ओपोनेंट्स को हरा दिया था और तीसरा ओपोनेंट वहां से डर कर भाग गया था। जबकि मां म्योंगो जो होता है उन सभी में से पहला आता है, जो कि तालियां बजा रहा था और कहता है कि मेरा मास्टर सबसे बेस्ट है, इसकी एनर्जी तो देखो, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी यहाँ पर इसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, लेकिन वो दिन बहुत ज्यादा दूर है। और इसी के साथ ही फिश किंग जो होता है वहां से वापस आता है तो इसे वहां पर साइड के ऊपर यंग मास्टर हाई इन्वॉल्व निकल कर आता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। और साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर फिश किंग तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो पहली फाइट जीतने पर। और साथ ही वो कहता है कि अम्ब्रेला गाय तुम भी यहाँ पर हो। तो हमारा म्योंगो से कहता है कि मेरा नाम अम्ब्रेला गाय नहीं है, मेरा नाम पॉइजनस फॉक्सटूल म्योंगो है। तो उसे कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर चुल। जब किसी के साथ उसे कहता है कि मैंने कहा कि पॉइजनस फॉक्सटूल म्योंगो है। तो फिश किंग उसे कहता है बस करो, और साथ ही वो उसके सर में पंच मारता कहता है कि बस करो, जितना उसने नाम ले दिया इतना ही काफी है। तो इसी के साथ ही इनवॉल्व उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि डोकू हान जो तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। और सिर्फ गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उसने यहाँ पर मेरे साथ बैट लगा ली। उसने 10,000 कहा था, मैंने यहाँ पर 30,000 लगा दिए तुम्हारे जीतने के ऊपर। अब यहाँ पर तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा वरना 30,000 का नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर 30,000 लगा दिया। म्योंगो से कहता है तुम तो बहुत बड़े पागल हो, तुमने यहाँ पर 30,000 क्यों लगा दिए, इतने ज्यादा पैसे इसमें तो यहाँ पर पूरी 3 कसिनो की बिल्डिंग्स बन जाती थी। जबकि हमारा फिश किंग उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर 30,000 लगाकर सबसे बेस्ट फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पर 30,000 तुम्हें वापस मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम यहाँ पर अपने 30,000 ना हारो। इसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर उस एल्डर सॉन्ग ने बताया कि जो गनलेट्स जो है वो डिवाइन सिल्कवर्म के साथ बनाए गए हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तुमने कहा था कि ये बस ऐसी एक तोहफा है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये बहुत ज्यादा कीमती है। तो इनवॉल्व से कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा कीमती है, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा था। असल में यहाँ पर ये वाला जो गनलेट्स हैं ये हम लोग बेकली क्लैन से ही लेकर आए थे। बेकली क्लैन के लोगों को मेरे फादर ने एक तलवार दी थी, उनके एल्डर को एक तलवार दी और जिसके बदले में उन्होंने यहाँ पर हमें गनलेट्स दे दिए, क्योंकि वो तलवार बहुत ज्यादा कीमती थी। इसी वजह से वो बदले में हमें कुछ देना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने हमें गनलेट्स दे दिए। हमारे फैमिली में तो कोई ऐसा है नहीं जो कि गनलेट्स को यूज करता हो, इसी वजह से मेरे फादर ने सोचा कि क्यों ना ये गनलेट्स तुम्हें दे दिए जाए, क्योंकि ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है क्या है यहाँ पर इतनी सारी कीमती चीज मुझे क्यों दे रहे हैं, लगता है कि भी यहाँ पर मुझसे कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा तो चाहिए ही होगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इनके हाक लैंड के अंदर भी काफी सारी वेरिएशंस पाई जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो लड़की सियोल जो थी इसकी बहन वो तलवार यूज करती है, जबकि इसके हाथ में एक फैन है। इसका मतलब यह कि ये फैन यूज करता है, इसका मतलब यह कि इनके क्लैन के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक मार्शल आर्ट्स नहीं है जो कि सारे लोग यूज करते हों। मुझे लगता है कि हाक लैंड के लोग यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको छुपा रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स और कौन कौन सी टेक्निक्स है वो सब कुछ छुपा रहे हैं। उसी के साथ ही वहाँ पर नेक्स्ट फाइट जो होती है डोकू हान की होती है। तो हमारा इन्वॉल्व कहता है कि अब यहाँ पर सेकंड फाइट डोकू हान किया, इसी ने मेरे साथ शर्त लगाई थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर अपनी फाइट को कैसे यहाँ पर जीतता है, जिसके हाथ में एक बड़ी लंबी सलवार है और दूसरी तरफ उसका जो अपोनेंट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं लगता। मुझे लगता है ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा यंगेस्ट और सबसे कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है। तो म्योंगो जो होता है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइड के ऊपर देखते हुए हमारे फिश किंग से बात कर रहा था और कहता है कि यार सभी लोग यहाँ पर इसके बारे में ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार इस कंपटीशन को जीतने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, आखिर इसमें इतना भी क्या खास है। और अभी वो बात ही कर रहा था कि इतनी देर में
में दूसरा ओपोनेंट हार जाता है, यानी कि वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। और इसी तरह डोगुहान अपनी पहली फाइट को जीत जाता है और सभी लोग उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और डोगुहान जो होता है वहां पर से नीचे उतरते हुए नीचे लोगों की तरफ देखता है, इन्वॉल्व जो होता है वहां पर हेलो बोलता है और साथ ही वो फिश किंग की तरफ देखता है। फिर साथ ही वो कहता है, यंग मास्टर हाँ तुमने यहाँ पर मेरी फाइट को देखा ना, मैंने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया। और क्या तुम ये सब कुछ देखने के बाद अभी भी मेरे साथ 30,000 की बेट लगाना चाहोगे? ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाए। किसी एक मर्चेंट ग्रुप के यंग मास्टर के ऊपर बेट लगाने से अच्छा था तुम यहाँ पर खुद फाइट करते और अपने ऊपर बेट लगा लेते। यंग मास्टर नैमकुंग जो था वो भी अपनी फाइट को जीत लेता है और अपनी फाइट जीतने के बाद नीचे उतर कर आता है और आकर कहता है, तो इन्वॉल्व क्या तुम अभी भी इस बारे में ऐसे ही सोचते हो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ 30,000 की बेट लगानी चाहिए थी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें वो बेट नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें बाद में बहुत सा पछतावा होने वाला है। तो इन्वॉल्व उसकी बात को अनसुना कर देता है और उसे एटीट्यूड दिखाता है। तो उसे कहता है, देखो तो जरा तुम यहाँ पर मुझे आगे से एटीट्यूड दिखा रहे हो, लेकिन क्या करें तुम हमारी रूरल एसोसिएशन के अगले एडवाइजर बनने वाले, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ दोस्त बदतमीजी भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ उसे धक्का देकर जैसे आगे गुजरता है तो इसी के साथ हमारे म्योंगो को पता नहीं क्या होता है, म्योंगो से कहता है कि तुम दिमाग से पैदल इंसान, तुम यहाँ पर उसे धक्का देकर क्यों गुजरे हो? जबकि इसी के साथ हमारा फिश किंग कहता है, इसको क्या पड़ी थी यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ाने की? और साथ ही इन्वॉल्व सोच रहा होता है कि मिस्टर चुल मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारा जो म्योंगो होता है वो तो है एक राउडी किस्म का इंसान, तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसानों को बहुत ज्यादा देख चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से आकर हमारे सामने आकर दिखा सकते हो? क्या तुम्हें कोई मसला है? अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर रिंग में आ जाना। तो उसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर डोगू होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अपनी तलवार निकालकर उसे कहता है, कभी भी तुमने यहाँ पर क्या दोबारा से कहकर दिखाओ। जबकि म्योंगो उसे कहता है, क्या तुमने यहाँ पर सुना नहीं? मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर कहा था कि तुम एक बिना दिमाग के पैदल इंसान हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुमने तो अपनी तलवार भी निकाल ली। और इसी के साथ ही वहां पर बार बार उसके सामने बातें कर रहा था। साथ उसे कहता है कि तुम्हारी तलवार का वजन भी काफी ज्यादा लगता है कि मेरे अम्ब्रेला के जैसी है। मेरे पास एक आयरन का अम्ब्रेला है जो कि तुम्हारी तलवार जैसा ही है। जबकि हमारा फिश किंग सोच रहा था कि बेवकूफ इंसान यहाँ पर उसके सामने बातें किए जा रहा है। डोगुहान एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। और इसी के साथ ही डोगुहान जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ इंसान मेरे सामने इस तरह से बातें कर रहा है, या तो तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी जो पावर्स हैं उसमें, या फिर तुम बेवकूफ इंसान हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बातें कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को याद रखूंगा और डूल में देखेंगे। तो मैं म्योंगो से कहता है, कौन से डूल? मैं तो इस कंपटीशन का पार्टिसिपेंट हूँ भी नहीं, यानी कि मैं इस कंपटीशन में नहीं हूँ। इसी के साथ ही डोगुहान जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर इस जगह के ऊपर तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। और इन्वॉल्व जो होता है बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर डोगुहान प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, ये तो बस एक बेवकूफ इंसान है। और तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से नैमकुंग वी जो होता है वो निकल कर आ जाता है। नैमकुंग वहां पर आने के बाद कहता है, डोगुहान तुम देखो यहाँ पर फजूल इंसानों के साथ बहस कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने कैरेक्टर के हिसाब से बात करनी चाहिए। तुम यहाँ पर इस बेकार से इंसान के साथ कहाँ पर बातें कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टेटस बहुत ज्यादा लो हो चुका है। तो नैमकुंग वी जो होता है बार बार उसे वहां पर इस तरह की बातें कर रहा था। इसी के साथ ही डोगुहान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो फाइट होने वाली थी, अगली फाइट तुम्हारी थी। जबकि हमारा फिश किंग वहां पर सोच रहा होता है कि ये बंदा बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे इसका ग्रैंडफादर है, यानी स्वर्ड एम्परर इसका ग्रैंडफादर है, ये स्वर्ड एम्परर के जैसा ही दिखाई देता है अभी यहाँ पर। हालांकि ये काफी ज्यादा यंग है लेकिन इसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल उसके जैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी यंग मास्टर सभी में से ये काफी ज्यादा स्किल्ड है और इसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो इसी के साथ ही नैमकुंग उसे कहता है कि मैं अपनी फाइट जीत कर यहाँ पर वापस आया हूँ, यानी कि अपनी फाइट जीत कर स्टेज से नीचे उतर कर आ रहा था, तभी मैंने यहाँ पर देखा कि तुम एक बेवकूफ इंसान से यहाँ पर बहस कर रहे थे। और जो बेवकूफ इंसान से बहस करता है वो खुद भी यहाँ पर बेवकूफ होता है। तो उसे कहता है, क्या तुम्हारी फाइट यहाँ पर खत्म भी हो गई? तो हमारा म्योंगो कहता है, कितनी जल्दी फाइट कैसे खत्म होगी? अभी भी तो यहाँ पर अपनी फाइट खत्म करके आता और पीछे से तुमने भी अपनी फाइट को खत्म कर दिया। तो वो स्टेज के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर उसके ओपोनेंट को बहुत ही बुरी तरह से हिट लगी होती है। उसका ओपोनेंट जो होता है उसका सर जख्मी होता है और उससे ब्लीडिंग हो रही होती है। वहाँ पर से मेडिक टीम उसे उठाकर लेकर जा रही होती है। तो हमारा फिश किंग कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर यहाँ पर डोगुहान की बात की जाए तो वो इससे कम डेंजरस है, जबकि इसके स्किल्स और इसकी जो तलवारबाजी के स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं। और इसी के साथ ही हमारा डोगुहान जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि नैमकुंग वी असली फाइट तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में होने वाली है। और इसी के साथ ही म्योंगो से कहता है कि वो देखो वो कौन है, इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? तो वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं। तो हमारी सियोल जो होती है वहां पर उस लड़की को लेकर आ जाती है। उस लड़की को लेकर वहां पर उनके पास आती है और कहती है कि हमारी बेकली लियोन जो है वो तुम लोगों से मिलना चाहती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसे लेकर आई हूँ। स्पेशली वो जहाँ पर उसके ब्रदर इन्वॉल्व और साथ में फिश किंग से मिलने के लिए वहां पर आती है। तो इन्वॉल्व उसे ग्रीट करता है और उसे कहता है कि कैसी नाम? तो वह कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है, और लास्ट टाइम तुमने हमें जो स्वर्ड दी थी उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फादर को वो स्वर्ड बहुत ज्यादा पसंद आया और इसी वजह से अब उस स्वर्ड को मैं यूज कर रही हूँ। तो इन्वॉल्व उसे कहता है कि हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको हमारा दिया हुआ तोहफा काफी ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ ही वो दोनों यंग मास्टर जो होते हैं उसे देखकर वहां पर शर्माना शुरू कर देते हैं। तो यंग मिस बेकली को वहां पर देखकर शर्मा रहे होते हैं, जबकि बेकली जो होती है दोनों को अवॉइड करते हैं, फिश किंग के सामने जाती है, उसे जाकर ग्रीट करती है, फिर साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाती है और वो दोनों को ग्रीट किए भी नहीं वहां पर से चली जाती है। और इसके बाद वो दोनों जो होते हैं अब हमारे फिश किंग को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने पहले राउंड को जीता है वो सभी लोग एक ही टेंट के अंदर जाकर बैठे होते हैं। तुम्हारा फिश किंग भी वहीं पर बैठा होता है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ मसला क्या है, क्योंकि उसकी अगली फाइट होने वाली है। लेकिन वहां पर सामने देखता है तो डोगुहान और साथ में नैमकुंग वी जो होता है वो दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया जो मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं और उस लड़की ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए तुम्हें आकर यहाँ पर ग्रीट किया, इसी वजह से उन्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उनके राइवल बन गए, इसी वजह से वो तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। तो हमारा फिश किंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ही म्योंगो कहता है बेवकूफ कहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए जहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर
प्रेस्टिजियस फैमिली के होने के नाते यहाँ पर थोड़ी बहुत तमीज होनी चाहिए, इस तरह की बातें जिनको शोभा नहीं देती। जब किसी के साथ में फिस्किंग जो होता है म्योंगो अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर सोच समझकर बोला करो। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि तुम डोगुहान के सामने जो बकवास कर रहे थे, अगर वो चाहता तुम्हें उसी जगह के ऊपर मार डालता। शुक्र करो कि वहां पर हमने बात को संभाल लिया, वरना तुम वहीं पर उस जगह के ऊपर मरे पड़े होते। इसलिए यहाँ पर मुंह अपना खोलते हो तो कम से कम यहाँ पर सोच समझकर बोला करो। तो वो कहता है जी मास्टर, मैं इस बात को अपने ज़हन में रखूंगा और दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा फिस्किंग जो होता है उसके लिए फाइट होने वाली है। तो वहां पर फाइट जब स्टार्ट होती है तो उसी के साथ ही वो फाइट्स को जीत जाते हैं, यानी कि उसके बाद फिर उसकी फाइट होती है और वो अगली फाइट को भी जीत जाता है। तो अभी तक यहाँ पर प्रीलिम्स ही चल रहे होते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ पर अपनी फाइट्स को जीतना होगा, तभी ये लोग सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे। तुम्हारे फिस्किंग को भी यहाँ पर 2 फाइट्स करना पड़ेंगे और 2 फाइट जीतने के बाद ये फाइनल में पहुंच पाएगा। और दोनों फाइट जो है, एक तो डोगुहान के साथ होने वाली है, दूसरी फाइट नामकोंग वी के साथ होने वाली है। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें बस 2 फाइट्स को जीतना है। सबसे पहली फाइट तो तुम्हारी डोगुहान के साथ होने वाली है और दूसरी तरफ से जो भी ओपोनेंट होगा उसके साथ तुम्हारी फाइट होगी, क्योंकि दूसरी तरफ नामकोंग वी की फाइट भी होने वाली है। अगर नामकोंग वी वहां पर अपनी फाइट को जीत जाता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर सेमीफाइनल में उसमें उससे फाइट करनी पड़ेगी और तुम डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाओगे। और दूसरी तरफ हेनान सेक्टर का मार्शल मास्टर गोल्डन सैंड स्वर्ड और दूसरी तरफ से माउंट हुआ सेक्टर का यंग मास्टर जो आपस में फाइट करने वाले हैं। अगर उन दोनों में से जो भी जीता है वो फाइनल में चला जाएगा और उसमें उस फिस्किंग जो है फाइनल में उन दोनों में से किसी एक से फाइट करेगा। तो इसी के साथ ही डोगुहान और साथ में फिस्ट वारियर दोनों को स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है और कहता है कि दोनों आ जाओ, तुम दोनों की यहाँ पर 3rd फाइट स्टार्ट होने वाली है। और दोनों वहां पर एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। स्पेशली यहाँ पर डोगुहान जो होता है वो उसे घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि बेकली ने वहां पर उसकी तरफ नहीं देखा था, बल्कि वो यहाँ पर हमारे फिस्किंग को वहां पर ग्रीड करके चली गई थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता है इस कमीने के पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है। अभी तक जितनी फाइट्स हमने इसकी देखी है फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है। मैं इसे दिखाता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मैं अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ पूरी तरह से क्रश कर दूंगा और उसके बाद मिस बेकली मेरी तरफ देखेगी। जब वो ऊपर से उसे इशारा करता है तो म्योंगो गुस्से के साथ कहता है कि मास्टर प्लीज वहां पर जाओ, जाकर उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ दो। उस कमीने की हिम्मत कैसे भी तुम्हें इस तरह से इशारे करने की। तुम्हारा फिस्किंग जो होता है वहां पर अरीना में आ जाता है। तो वहां पर आने के बाद हमारा जो डोगुहान होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हाँ इन्वॉल्व कुछ ज्यादा ही अनलकी है, वो अपने 30,000 जो कॉइन्स थे वो बैट में हारने वाला है, क्योंकि तुम तो मेरे हाथ से बहुत ही बुरी तरह से हारोगे। जबकि हमारा फिस्किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा तमीज से बात करनी चाहिए। जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है तो डोगुहान जो होता है अपनी तलवार उठाता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। और साथ ही वो अपनी तलवार को वहीं पर अरीना के ग्राउंड के अंदर दंसा देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड टूटता है और काफी सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और सभी लोग उसके प्रेशर को महसूस करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये फाइट वाकई में एक रियल डील होने वाली है। तो यहाँ फिस्किंग जो होता है डोगुहान से फाइट करने के लिए रेडी होता है। डोगुहान अपनी पावर्स को शो ऑफ करवाने के लिए वहां पर ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार दंसाता है। तो ग्राउंड के अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उसके पास काफी सारी इंटरनल एनर्जी है। जबकि दूसरी तरफ से फिस्किंग सोच रहा होता है कि इसे लगता है कि यहाँ पर इसने अपनी पावर्स यहाँ पर सभी के सामने शो करवा दिया अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाकर। तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर इसे ऐसे ही सेम कुछ दिखाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से डोगुहान उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक छोटे से मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर इस बात को कैसे समझ सकता है कि प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर जो कि बचपन से लेकर अभी तक मार्शल आर्ट सीखते आए हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी और तुम्हारी इंटरनल एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी औकात पहचाननी चाहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन के बेटे हो, तुम कोई यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। जब किसी के साथ ही फिस्किंग जो होता है अपना पाँव उठाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर स्टंप करता है तो उसी के साथ ही आसपास का पूरा अरीना टूट जाता है। जैसे वो अरीना टूटता है तो हर एक चीज वहां पर नीचे से यानी कि पूरे का पूरा अरीना टूट जाता है। तो वहां पर बहुत सारा प्रेशर निकलता है, सभी लोग उसके प्रेशर को महसूस करते हैं। तुम्हारा फिस्किंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर आती तुमसे कहा था कि जरा तमीज से बात करो। अगर तुम यहाँ पर मेरी प्लेस जानना चाहते हो कि मेरी औकात क्या है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी औकात क्या है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट करने वाला हूँ। अरीना के टूटने के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या इस लड़के ने तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉर्म के साथ पूरे के पूरे अरीना को तोड़ दिया। तो मास्टर सॉन्ग कहता है कि लायंस लीडर क्या इस फाइट को रोक दे। तो लायंस लीडर कहते हैं नहीं, इस फाइट को कंटिन्यू होने दो। इसी तरह टूटे हुए अरीना में ये फाइट कंटिन्यू होगी, लेकिन मेक श्योर करो कि यहाँ पर किसी भी स्पेक्टेटर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों की फाइट से बहुत सारी एनर्जी जो है अनकंट्रोलेबली बाहर निकलने वाली है। तो इसी के साथ ही डोगुहान कहता है कि मुझे तो लगा था कि इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है और अभी भी यहाँ पर इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं किया, यानी कि अभी तक यहाँ पर इसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज किया है। इसके पास कितनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये कौन सी ट्रेनिंग करता है, सिर्फ पाँव मारकर इसने पूरे अरीना को तोड़ दिया है। तो चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर इसे हरा कर रहूंगा। और इसी के साथ वो अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं, सामने की तरफ स्वर्ड एनर्जी के साथ अटैक करता है। जैसे वो स्वर्ड एनर्जी के साथ अटैक करता है तो दूसरी तरफ से हमारा यंग मास्टर जो होता है वो अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है। थंडर के साथ वहां पर उसके अटैक को पकड़ लेता है और उसके अटैक को पकड़ने के साथ उसे वहां पर एक पंच मारता है। तो ये देखकर हमारा डोगुहान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को छुपा कर रखा हुआ था, इसके पास तो वाकई में इंटरनल एनर्जी है। जबकि बाकी के सभी लोगों को भी ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि अभी तक हमारे फिस्ट किंग ने जितनी भी फाइट्स जीती थी वो सारी की सारी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से जीती थी और अब यहाँ पर फाइनली वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी इनर की दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर किसी ने उसकी इनर की को देखा नहीं था। फिस्ट किंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए। डोगुहान अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है तो फिस्ट किंग उसे पंचेस मारा होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल पंचेस होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी इंटरनल एनर्जी और इसकी एक्सटर्नल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। इसकी पावरफुल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ पर इसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक मर्चेंट ग्रुप यानी एक बिजनेसमैन का बेटा यहाँ पर इस तरह से एक मार्शल मास्टर की तरह कैसे मूवमेंट्स कर सकता है और मेरे जैसे एक मार्शल मास्टर के सामने कैसे टिक सकता है, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है। मुझे लगता है कि फाइनली अब यहाँ पर मुझे समझ आ रही है कि क्यों ओजंग फैमिली का पैट्रियार्च जिसके हाथों से हार गया था। तुम्हारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि अब क्या हो गया, तुमने
यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ रीना को तोड़ा था और उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, जो तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक नहीं पा रहे, क्या तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज नहीं करोगे? तो इसी के साथ डोकुहान उसे कहता अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ अटैक करता है। तुम्हारा फिश किंग अपने हाथ को यूज करते हुए उसकी तलवार के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और उसकी तलवार छूटने के साथ डोकुहान काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी उसके साथ हो चुका है। जब एक बार फाइट करते हुए उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई थी तो उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, तुम अपने हाथ से तलवार को कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मार्शल आर्टिस्ट के हाथ से तलवार के छूट जाने का मतलब क्या होता है? एक मार्शल आर्टिस्ट के हाथ से अगर तलवार छूट जाए तो अगर वो यहाँ पर सामने दुश्मन के हाथ से नहीं मरेगा तो उसे खुद अपनी जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होती है। तुम कभी भी एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते जब तक तुम यहाँ पर अपनी तलवार को ठीक से पकड़ना नहीं जानते और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊं। बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते, तो इसी वजह से डोकुहान जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है, फिर से अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि मैं भी यहाँ पर हारा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी फैमिली के सबसे बेस्ट स्टार्स क्या कर सकते हैं। और वहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ अपनी फैमिली की सबसे बेस्ट टेक्निक को वहाँ पर रिलीज करने लगा है, जबकि बाकी के सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन सी टेक्निक को रिलीज करेगा। तो डोकुहान कहता है कि मैं डोकुहान हूँ, डोकू फैमिली का, और उसकी स्पेशल टेक्निक इसका नाम हिवनली डिस्ट्रॉइंग आर्ट होता है। उसको यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, तो वो एक सिंगल पियर्सिंग अटैक होता है जो कि बहुत ही कंसंट्रेटेड एनर्जी के साथ निकलता है। तो फिश किंग जो होता है वो कहता है कि हाँ मैंने डोकू आर्ट्स को देखा हुआ है, मैंने इनकी हिवनली मार्शल आर्ट्स को देखा हुआ है, ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसका दिमाग जो है वो स्कैटर्ड है, यानी कि फिलहाल के लिए ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इसके इस अटैक के अंदर इतनी पावर नहीं है और मेरे सामने ये अटैक कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ में फिश किंग जो होता है अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक करने लगा है। तो फिश किंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी 8 फेज की एनर्जी को रिलीज करते हुए, यानी अपनी 8 फेज थंडर पावर को रिलीज करते हुए वहां पर उसकी टेक्निक को वहां पर तोड़ देता है। जैसे वो टेक्निक की एनर्जी भी उसके हाथ के साथ टकराती है तो वो आसपास फैल जाती है और आसपास अरीना में जाकर स्पेक्टेटर्स को लगने लगती है। यहाँ पर अलायंस की तरफ से जो गार्ड्स होते हैं वहां पर बीच में आते हैं और आकर बाकी के सभी लोगों को बचाते हैं ताकि उन सभी को एनर्जी के साथ कोई दिक्कत ना हो। और मास्टर्स भी ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होते हैं कि हमारे फिश किंग ने सिर्फ अपने हाथ के साथ उसकी एनर्जी बीम को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। तो इस बात से डोकुहान कहता है कि मेरी एनर्जी बहुत ही बुरी तरह से डिस्पर्स हो रही है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं? लेकिन साथ उसके आसपास से आवाजें आना शुरू हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, हमें लगा था कि डोकुहान एक रियल डील है, लेकिन असल में ये तो एक कमजोर सा बच्चा है जो कि ठीक तरह से अपनी मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर बहुत सारा ज़हनी दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी गुस्सा हो जाता है और अनकंट्रोलेबली वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। जब वो गुस्सा आता है तो वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होती है। वो कहता है कि मेरा अटैक काम क्यों नहीं किया, अब मेरा अटैक काम करेगा। लेकिन वो जहां पर इतना ज्यादा शांत क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन का बेटा है, बिजनेसमैन का बेटा यहाँ पर इतना शांत कैसे रह सकता है जबकि मैं एक मार्शल मास्टर हूँ? और इसी के साथ वो फिर से कहता है कि मैं फिर से अटैक करूंगा, जबकि हमारा फिश किंग वहां पर सोच रहा है। तो फिश किंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि बड़ी फैमिली के यंग मास्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कल्टीवेट करना और अपने आप को बेहतर बनाना ही काफी नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सा प्रेशर होता है। एक तो फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि उन्हें सक्सेसर बनना, और दूसरा यहाँ पर उनके पास ये प्रेशर होता है कि उन्हें यहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर साबित करने के लिए दूसरों की नजर में बेहतर बनना होगा, क्योंकि सभी लोग उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं, सभी लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो वो सभी लोग उनसे निराश हो जाते हैं। इसी वजह से ये बात भी है कि उन्हें यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। डोकुहान जो होता है वहाँ पर फिर से उठकर खड़ा होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर एक बार और ट्राई करूंगा, और फिर से वहाँ पर वो अपनी उसी टेक्निक को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। लेकिन वहाँ फिश किंग जो होता है फिर से उसके अटैक को वहाँ पर बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ ही उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो कहता है मैं फिर से अटैक करूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन इस बार फिश किंग उसके करीब पहुंचता है और उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि अब बस ये बहुत हो गया, शुक्र करो कि तुम ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से हो, अगर तुम अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से होते तो अभी तक मैंने तुम्हें मार दिया होता। और वो उसे पंच मारता है तो उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है और जाकर एक पिलर के साथ टकराता है, बुरी हालत में वहां पर जख्मी होकर गिर जाता है। वहां पर गिरने के बाद कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे इतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर कैसे है, एक बिजनेसमैन का बेटा मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, मुझे फिर से करना होगा। और वो फिर से उठकर खड़ा होता है, कहता है मैं फिर से ट्राई करूंगा। और जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही हमारे जो अलायंस लीडर होते हैं वो चलाकर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, क्या तुम यहाँ पर अपनी डोकू फैमिली का नाम खराब करना चाहते हो? तुम यहाँ पर इस फाइट को पहले हार चुके हो और तुम बार बार यहाँ पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी डोकू फैमिली का नाम खराब होगा। क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि वापस जाने के बाद तुम्हारा बाप तुम्हें फिर से सजा दे? इसलिए तुम इस बात को समझो, फिश वॉरियर ने इस मैच को जीत लिया और हम लोग यहाँ पर इस बात को अनाउंस कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ पर हिना से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारी और भी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो डोकुहान होता है वो वहाँ पर एल्डर की बात सुनने के बाद अरीना से नीचे आ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर अपनी हार मान लेता हूँ। और साथ ही हमारे फिश वॉरियर से भी कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। और उसे रिस्पेक्ट देने के बाद वहाँ पर से नीचे आ जाता है। नीचे आने से पहले उसे कहता है कि मैं दोबारा तुमसे फाइट जरूर करूंगा और अगली बार तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और इस तरह हमारे फिश किंग ने अपने पहले मैच को जीत लिया और दूसरा मैच उसका यहाँ पर नामगोंग वी के साथ होने वाला है। वॉरियर फिश किंग जो था अपने पहले मैच को जीत लेता है। अपना पहला मैच जीतने के बाद वो नीचे उतर कर आता है। दूसरी तरफ से नामगोंग वी अब यहाँ पर तैयार हो रहा होता है और कहता है मुझे यहाँ पर डोकुहान के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि काश डोकुहान यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लेता और उसके बाद मैं यहाँ पर खुद उसे अपने हाथों से पीटता। लेकिन ये भी अच्छा है कि मैं इस लड़के को भी अपने हाथों से पीटना चाहता हूँ। वो यहाँ पर इस लड़के से हार गया, अब यहाँ पर इस बिजनेसमैन के बेटे को तो मैं यहाँ पर देखूंगा, इसे मैं अपने हाथ से पीटने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो मैं फिश किंग जो था अपने साथियों में जाकर बैठ जाता है। जब वहाँ पर बैठा होता है डोकुहान जो सॉरी नामगोंग वी जो था अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा था। वहीं पर बैठे बैठे वो सोच रहा
होता है। इस जैसे बंदे से फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर कैसी स्ट्रेटजी चाहिए होगी। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर उस डोकू हान की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। उनकी मार्शल आर्ट जो है वो अलग है, हमारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अलग है। और साथ ही वो याद करता है कि ग्रैंडपा के साथ बैठे हुए जब वो गेम खेल रहा होता है तो उस वक्त ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर जो गेम खेल रहे हैं ये बोर्ड समझो कि हमारे नामगोंग क्लैन की प्रॉपर्टी है और हम लोग यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर जितने भी लोगों को लेकर आएंगे यानी कि वो सारे के सारे वो कंटेस्टेंट होंगे जो तुमसे फाइट करना चाहते हैं। तुम्हें उन सभी को अपने बोर्ड के ऊपर लेकर आना होगा और तुम्हारे बोर्ड के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए और तुम यहाँ पर इसी वजह से बड़ी आसानी से उनको हरा पाओगे। उनका हर एक मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बाकी क्लैंस की तरह फाइट नहीं करते, हम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं और हम लोग अपनी तलवार के साथ हर एक मूव को कैलकुलेट करने के बाद अटैक करते हैं और तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम्हारा ओपोनेंट क्या कर सकता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, तभी तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाओगे। तो नामगोंग वी जो होता है अपने ग्रैंडपा की सारी बातें वहाँ पर याद कर रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर उस डोकू हान की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपनी फाइट को जरूर जीतूंगा, मैं इस लड़के को जरूर हरा दूंगा। और इसी के साथ ही सेकंड मैच वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो जब वहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल स्टार्ट होता है तो इसी के साथ ही सभी लोग वहाँ पर चिल्ला कर कह रहे होते हैं, दोनों को वहाँ पर सपोर्ट मिल रही होती है, हमारे फिश किंग को और साथ में वहाँ पर दूसरी तो नामगोंग वी दोनों को सपोर्ट मिल रही होती है। और इसी के साथ जैसे वहाँ पर फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है हमारा फिश किंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे पंच मारता है तो वो अपने ब्लेड को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वहाँ फिश किंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है, मैंने इसे पंच मारा लेकिन इसका सेंटर बिल्कुल भी शेक नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि ये अपने ग्राउंड को संभाल सकता है। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर से जंप करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्लोज रेंज में आकर अटैक करना पड़ता है, लेकिन अब तुम यहाँ पर इस टेक्निक से कैसे बच पाओगे। और साथ ही वो अपनी रूलर्स 8 स्लैशेस टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है, वो स्ट्राइक्स भी काफी ज्यादा बेहतर होती हैं। वहाँ पर उन दोनों की फाइट चल रही होती है और इनवॉल्व वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि नामगोंग फैमिली के जो पैट्रियार्च हैं यानी कि उनके जो एम्परर किंग है उसने यहाँ पर खुद इस लड़के को ट्रेनिंग दिया, अपने पोते को ट्रेनिंग दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली हैं। और ऊपर से इसने यहाँ पर जिस नेट टेक्निक को यूज किया, ये नेट टेक्निक स्पेशली दूसरे मास्टर की इनर एनर्जी को सक करने के लिए होती है, जैसे जैसे नेट और ज्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा वैसे वैसे हमारे फिश किंग की जो यानी कि हमारे जो फिश वॉरियर है उसकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती रहेगी और एंड के ऊपर उसके पास इनर एनर्जी नहीं बचेगी इसे फाइट करने के लिए। और इस टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लॉ है और जो फ्लॉ उसने खुद जानबूझकर छोड़ा हुआ है कि ऊपर वाली साइड से ऊपर आकर अटैक करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो इसी बात का तो वेट कर रहा है। जबकि हमारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं जंप करते हुए तुम्हारी ऊपर वाली साइड से आकर तुम्हारे ऊपर अटैक करूं, तुमने एक एनर्जी का नेट बनाया है तलवारबाजी के स्लैशेस के साथ और साथ उसके अंदर जानबूझकर एक ओपनिंग छोड़ दी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो बड़ी तेजी के साथ सामने वाली साइड से आ जाता है, यानी कि वो सामने से उसकी एनर्जी स्लैशेस को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर आकर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो नामगोंग वी कहता है ये कमीना जहां पर ये क्या कर रहा है, लगता है कि ये एक वेरिएबल है और जो ऊपर की तरफ से क्यों नहीं आ रहा बल्कि ये सामने से आ रहा है। स्ट्रेट चार्जिंग से तो इसे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, इसकी बॉडी को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन वहां फिश किंग जो होता है वहां पर पंचेस मारते हुए अपना रास्ता बनाता है, उसके करीब पहुंच जाता है, जाकर उसके जैसे उसके ब्लेड के ऊपर पंच मारने लगता है वहीं पर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए उसके पेट में पंच दे मारता है। तो इसी के साथ ही नामगोंग वी जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। फिश किंग उसे कहता है कि अब देखते हैं कि अगला तुम्हारा मूव क्या होने वाला है, जबकि नामगोंग वी उसे कहता है कि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि तुमने यहाँ पर मेरे मूव को इतनी आसानी से कैसे टैकल कर लिया, क्या तुम पहले से इस मूव को देख चुके हो। साथ ही वो कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करूंगा और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने ब्लेड के साथ सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट करता है। तो अपने हैवी ब्लेड के साथ अटैक कर रहा था लेकिन हमारा फिश किंग जो होता है अपने हाथों के साथ ही वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, उसके पास कोई ब्लेड नहीं होता, वो बस अपने हाथों के साथ अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर नामगोंग भी सोच रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे जो बातें सिखाई थी वो सारी की सारी बातों का मुझे यहाँ पर यूज करना होगा। अगर मैं यहाँ पर इसे अपने बोर्ड के ऊपर लेकर आया तो फिर मुझे यहाँ पर इसे अपने बोर्ड के ऊपर अपने मुताबिक चलाना होगा, यानी कि मैं यहाँ पर इसे हरा सकता हूँ क्योंकि इस वक्त ये मेरे कंट्रोल में है, इस वक्त ये हर एक चीज मेरे कंट्रोल में है। लेकिन असल में ये कंट्रोल उसका नहीं था बल्कि यहाँ पर हमारा फिश किंग जो होता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। दोनों की फाइट वहां पर आगे बढ़ती जाती है लेकिन अभी तक यहाँ पर से कोई भी ओपनिंग नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो फिश किंग के ऊपर अटैक कर सके। तो यहाँ पर फाइटिंग के दौरान नामगोंग वी जो होता है उसे पता चलता है कि हमारा फिश किंग जो है वहां पर एक पैटर्न के साथ अटैक कर रहा है। एक बार वो पाम यूज करता है, दूसरी बार पंच और तीसरी बार किक को यूज करता है। तो जैसे वो एक बार किक को यूज करता है तो हमारा नामगोंग वी से लगता है कि शायद अब वो यहाँ पर पंच को यूज करने लगा है। तो जैसे वहां पर वो पंच को यूज करने लगा है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पता है कि वो क्या करेगा और उसकी इस वीकनेस को यूज करते हुए जैसे अपनी पाम के साथ अटैक करने लगता है तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि गलत जवाब, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर एक पैटर्न में फाइट करने वाला हूँ। और वो दोनों पंचेस को आपस में टकराता है तो उसके अंदर से साउंड निकलती है, तो ये एक साउंड मार्शल आर्ट्स होती है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए वहां पर शेक हो जाता है। तो नामगोंग वी कहता है कि ये किस किस्म की मार्शल आर्ट्स है, मैंने कभी नहीं सुना कि फिश वॉरियर्स यहाँ पर साउंड मार्शल आर्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बोर्ड मेरा नहीं है बल्कि ये बोर्ड तो इसका है, मैंने एक वेरिएबल को पहले कभी नहीं देखा। और इसी के साथ ही हमारा नामगोंग वी जो होता है वहां पर बुरी तरह से शेक होता है क्योंकि उसे वहां पर साउंड आर्ट्स की वजह से झटका लगता है, जिसके साथ ही हमारा यंग मास्टर फिश किंग जो होता है उसे किक मारता है और जब उसे किक मारता है तो वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर बाहर गिरता है, उसके सर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि नामगोंग वी भी इस फाइट को हार चुका है। तो उसका साथी भागता है उसके पास आता है, उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे सर से तो ब्लीडिंग हो रही है। और यंग मास्टर जो होता है साइड के ऊपर बेकली की तरफ देखता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ क्योंकि उसके सर के ऊपर से ब्लीडिंग हो रही होती है। और साथ उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पर इस लड़के को नहीं हरा पाएगा क्योंकि इतनी फाइटिंग के दौरान वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पंच भी नहीं मार पाया। उसी वजह से वो यहाँ पर ये फैसला करता है कि वो अपनी हार मान लेगा। तो उनका खड़ा होता है, साथ ही वहाँ पर हमारे ली जिनियन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे काफी कुछ सीखा और मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। तो फिश किंग कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी तमीज तो है कि तुम्हें यहाँ पर हारने के बाद इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। उम्मीद
करता हूँ कि तुम यहाँ पर नैमकोंग क्लैन की तरह से अपने ग्रैंडफादर की तरह एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनकर बाहर निकलोगे, तुम्हारा टाइटल भी बहुत ज्यादा गूंजने वाला है। तो वो कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें जरूर चैलेंज करूंगा। तो फिश किंग कहता है हाँ क्यों नहीं, दोबारा जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे चैलेंज करने के लिए आ जाना। तो फाइनली यहाँ पर हमारा फिश किंग जो होता है वो सेमीफाइनल मैच को जीत जाता है और इस मैच को जीतने के बाद अब वो यहाँ पर फाइनल्स में पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ से उसका ओपोनेंट कौन होने वाला है, क्योंकि वहां पर नैमकोंग फैमिली का यंग मास्टर, नैमकोंग माउंट हुआ सेक्टर का यंग मास्टर और दूसरी तरफ से वो एक वेरिएबल लड़का जो कि हेनान फैक्शन से है। दोनों की आपस में फाइट होने वाली है, उन दोनों में से कोई एक जो है वो फाइनल में पहुंचने वाला है। तो हेनान फैक्शन का वो लड़का जिसे गोल्ड सैंड स्वॉर्ड कहते हैं, उसका नाम वी मैक्सियन होता है। तो वी मैक्सियन जो होता है वहां पर आता है और आकर हमारे ली जियोनियन के सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय किया और साथ ही उसे कहता है कि जरा जल्दी से मेरे साथ हाथ मिलाओ। तुम्हारी फाइट देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करने का मौका मिलेगा, हम लोग फाइनल्स में मिलेंगे। तो हमारा ली जियोनियन सोच रहा था कि अभी यहाँ पर इसकी फाइट कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि फाइनल में कौन जाने वाला है। माउंट हुआ सेक्टर का यंग लीडर वहां पर आता है और उसे कहता है कि मैक्सियन तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, अभी तक यहाँ पर फैसला नहीं हुआ कि हम दोनों में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है, अभी तक यहाँ पर सेमीफाइनल स्टार्ट भी नहीं हुआ, चलो जल्दी से आ जाओ यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर रीना की तरफ जाता है, क्योंकि इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसे यहाँ पर फिश वॉरियर से फाइट करना पड़ेगी और वही मैच हमारा फाइनल मैच होने वाला है। तो यहाँ पर ब्रदर नैमकोंग माउंट हुआ सेक्टर का यंग मास्टर और दूसरी तरफ से गोल्डन सैंड प्रिंस जो होता है वो दोनों फाइट करने लगे और दोनों की फाइट जैसे वहां पर स्टार्ट होने लगती है, दोनों वहां पर अपने अपने वेपन्स को निकालते हैं। माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी स्पेशल टेक्निक का नाम गेल रश होता है। जैसे वहां पर उसके पर अटैक करता है तो उसी के साथ ही दूसरी तरफ से हमारा गोल्डन सैंड यंग मास्टर जो होता है वो भी अपने पास अपनी गोल्डन सैंड पाम के साथ उसके पर अटैक करता है। दोनों के अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो म्योंगो कहता है कि मुझे लगता है कि माउंट हुआ यंग मास्टर कुछ ज्यादा फ्लैशियर वही जहां पर इस फाइट को जीतने वाला है, जबकि हमारा फिश किंग जो होता है उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि दूसरा लड़का गोल्डन सैंड वाला वो लड़का यहाँ पर इस मैच को जीतने वाला है, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर स्माइल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके पास यहाँ पर इसकी टेक्निक को काउंटर करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। और दूसरी तरफ से माउंट हुआ सेक्टर लीडर जब वहां पर 24 मूव्स ऑफ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को रिलीज करता है तो इस टेक्निक को बड़ी आसानी से दूसरी तरफ से ब्लॉक कर लिया जाता है, क्योंकि गोल्डन सैंड वाला लड़का जो होता है वो अपने पास एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है, उसकी स्वॉर्ड के अंदर से गोल्डन कलर की सैंड निकल रही होती है। तो गोल्डन सैंड स्वॉर्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर हर मैच के अंदर अपनी फुल पावर को रिलीज करते हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही करना चाहिए। और साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसकी पूरी की पूरी टेक्निक को वहां पर बेकार कर देता है और बहुत सारी स्ट्राइक्स निकलती है, इतनी स्ट्राइक्स निकलती है कि उन स्ट्राइक्स के साथ वहां पर गोल्डन सैंड के साथ एक बारीक सा धागा बन जाता है और इस बारीक धागे के साथ वो यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के यंग मास्टर को पकड़ लेता है और उसे बाइंड करने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। फिर साथ ही अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है तो क्या तुम यहाँ पर गिव अप करने को तैयार हो, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजल्ट्स तो यहाँ पर पहले से आ चुके हैं, मैं इस फाइट का विनर हूँ। तो इसी के साथ ही माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर हार मान लेता है और साथ ही वहां पर अनाउंस कर दिया जाता है कि फाइनलिस्ट जो है वो गोल्डन सैंड स्वॉर्ड है। गोल्डन सैंड स्वॉर्ड और दूसरी तरफ से फिश वॉरियर दोनों यहाँ पर फाइनल मैच में जाएंगे और दोनों फाइनल मैच में फाइट करेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर उन दोनों का फाइनल स्टार्ट किया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब यहाँ पर फाइनल होने वाला है। काफी सारे लोग आपस में बैट्स लगा रहे होते हैं क्योंकि अब यहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। तो रेफरी उनसे कहता है कि तुम लोग तैयार हो, जैसे वो कहता है कि तैयार हो तो उसी के साथ ही फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्डन फिश किंग जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर किक मारता है। तुम्हारा फिश किंग उसकी टांग को पकड़ लेता है और उसकी टांग को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है ताकि उसे खींचकर उठाकर पटक सके। लेकिन गोल्डन सैंड स्वॉर्ड कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसी वजह से मैंने पूरी तैयारी की हुई थी। और वहीं पर से वो अपनी तलवार को निकालता है। जब उसे वहां पर खींचकर दूसरी तरफ पटकने लगता है, इसी के साथ ही गोल्डन सैंड स्वॉर्ड अपनी तलवार को निकालकर वहां पर रिवर्स स्लैश टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा फिश किंग उसे पता चल जाता है कि इस तरह की किसी टेक्निक को यूज करेगा, वो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि तुमने तो यहाँ पर रिवर्स स्लैश टेक्निक को यूज किया और ये टेक्निक को यूज करना कोई आम सी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई खास किस्म का वॉरियर इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। और साथ ही हमारे फिश किंग को वहां पर आसपास बहुत सारी सैंड दिखाई देती है कि फाइट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर बहुत सारी सैंड उसने बिखेर दी। जब उसने अपनी तलवार को घुमाया तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकली थी असल में वो यहाँ पर सैंड की फॉर्म में थी और सारी की सारी सैंड यानी रेत के जरिए वहां पर हवा में उड़ रहे होते हैं। तो हमारा फिश किंग कहता है ये कोई आम सी सैंड नहीं है, बल्कि इसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी इन्फ्यूज है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन हमारा फिश किंग जो होता है वो इस बात को लेकर खुश भी होता है क्योंकि वो यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम उसने फैंटम आर्ट को मास्टर किया था, जिससे वो यहाँ पर किसी भी मटेरियल को अपने हाथ अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल कर सकता है और सैंड भी क्योंकि एक मटेरियल ऐसी वजह से उसे कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर उसकी सारी की सारी सैंड को उसी जगह के ऊपर रोक देता है जहां पर वो नीचे गिर रही होती है। तो इस बात से गोल्डन स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से ये हवा यानी ये वो गोल्डन सैंड जो थी वो हवा में उड़ रही थी, वो अचानक से वहां पर रुक क्यों गई है। तो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। म्योंगो कहता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अटैक क्यों नहीं हो रहा, जबकि गोल्डन सैंड कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर अपनी गोल्डन सैंड को रुकने के ऑर्डर्स नहीं दिए, ये तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी, फिर यहाँ पर एक जगह के ऊपर रुक कैसे गई है। और साथ ही जब वो गौर से देखता है उसे दिखाई देता है कि वहां पर बारीक बारीक धागे हैं, कुछ इनविजिबल बारीक कलर के धागे जो कि उन्हें यहाँ पर बाइंड कर रहे हैं और वो सारे के सारे धागे जो है हमारे फिश किंग के हाथ में होते हैं। फिश किंग ने वहां पर उन धागों की मदद से हर एक रेत के जरिए को उसी जगह के ऊपर बाइंड कर दिया होता है जहां पर से वो गिर रहा था। तो इसी के साथ इसका मतलब यह है कि वो बड़ी आसानी के साथ अब अपने ओपोनेंट को हरा सकता है। तो हमारा जो गोल्डन सैंड होता है वो सोच रहा होता है क्या इसने यहाँ पर मेरे मूव को कॉपी किया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसानी से ये ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि इसका मूव जो बिल्कुल मेरे मूव के जैसा ही है। जैसे मैं गोल्डन सैंड को क्रिएट करता हूँ वैसे इसने यहाँ पर इस बारीक से धागे को क्रिएट किया है। लेकिन जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इस वक्त ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर इसने अपनी एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म बना दिया और ये सारे का सारा सैंडस्टॉर्म
सैंडस्टॉर्म जो मेरे ऊपर ही गिरने वाला है। मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी वॉल है, उस वॉल को पार करके मैं उस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाऊंगा और मुझे लगता है कि ये ट्रूली ओवरवेलमिंग है और मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो हमारा फिस्किंग जैसे वहां पर अपने उस जो उसने क्रिएट किया था उस एनर्जी को सामने की तरफ थ्रो करता है, तो इसी के साथ ही हमारा सैंडस्वर्ड जो होता है वहीं पर कहता है कि मैं हार मानता हूं। तो हमारा फिस्किंग अपनी एनर्जी को वहीं पर रोक देता है और वहीं पर से मैच खत्म हो जाता है। सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि दोनों की फाइट जो है वो कोई एक दो पंचेस को टकराने के बाद दोनों जाकर एक जगह के ऊपर खड़े हो गए और उसके बाद अचानक से गोल्डन सैंडस्वर्ड ने कहा कि वो हार मानता है। तो मिंगो कहता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि उन सभी लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो स्पेशली मिंगो को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ पर अटैक करने के बजाय उन्होंने यहाँ पर बस हार मान दी। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमें तो फाइट देखनी थी। जबकि मैं अलायंस लीडर जो होता है उन्हें तो सब कुछ दिखाई दिया होता है। वो कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर इसको देख नहीं पा रहे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है वो बहुत ज्यादा खास था। मुझे लगता है कि ये लड़के वाकई में यहाँ पर हमारा फ्यूचर है और म्यूरियम अलायंस के लिए काफी ज्यादा खास पिलर्स बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमारा सैंडस्टॉर्म जो होता है वाकई पड़ता जाकर फिश वॉरियर के साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान वॉरियर हो, अगली बार मैं पूरी तैयारी करके आऊंगा, क्या तुम दोबारा मेरे साथ फाइट करना चाहोगे। तुम्हारा फिस्किंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं फिर से तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूंगा। इसी के साथ ये अलायंस लीडर कहता है। तो फिर फाइनली यहाँ पर हमारा जो मैच खत्म होता है, ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन आज यहाँ पर खत्म होता है। हमें यहाँ पर हमारा विनर मिल चुका है। हमारा विनर फिस्ट वॉरियर है। तो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर फिस्ट वॉरियर के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहीं पर दिखाता है कि हमारा मिंगो जो होता है वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसका नाम ले रहा था, जबकि एक लड़का उसके साथ टकराता और कहता है कि बेवकूफ बच्चे, आजकल के बच्चे ध्यान से भी यहाँ पर जश्न नहीं मनाते, मेरे साथ ही टकरा गया। और साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। मैच खत्म होते साथ ही वहाँ पर से गायब हो जाता है और सीधा वहाँ पर से भागता हुआ एक हट में जाता है। एक पुराने से हट के अंदर जाकर कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम अंदर आ सकते हो। अंदर आने के बाद वो कहता है ग्रुप लीडर मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो ग्रुप लीडर उसे कहता है तो फिर बताओ कि इस बार का कंपटीशन कैसा रहा। तो वो कहता है कि इस बार का कंपटीशन तो काफी ज्यादा अच्छा था। इस बार के कंपटीशन को एक लड़के ने जीता जिसका नाम फिस्ट वॉरियर है। बाकी के सभी लोग जो थे वो बुरी तरह जख्मी। इसका मतलब है कि हम अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सिर्फ बच्चे ही हैं, यानी कि वो इतने भी खास नहीं है। उन सभी को हराना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। तो मास्टर से कहते तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने रिवाइज प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही एक डीमन मास्टर वहाँ पर अपीयर होता है और उनसे कहता है कि हीवनली डीमन और स्वर्ड डीमन जो थे पिछली बार एक बंदे को पकड़ने में नाकाम रहे थे और वो म्यूरियम अलायंस की तरफ भाग कर आया है और हमें यहाँ पर उसे पकड़ना है। और सिर्फ उसे नहीं पकड़ना बल्कि हमारा यहाँ पर एक और मिशन भी है। हमें यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की तरफ से एक मिशन दिया गया है। तुम लोग जाओ जाकर जल्दी से रास्ते में अपना जाल बिछाओ, क्योंकि ये सभी यंग मास्टर्स यहाँ पर से वापस उसी एक घाटी से होकर गुजरेंगे और जब ये सारे यंग मास्टर जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे सभी वापस जाएंगे तो हम लोग रास्ते में इन सभी को मार डालेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के आने वाले फ्यूचर को खत्म करना है। हमें यहाँ पर अलायंस लीडर और उसके बाकी के साथियों की टेंशन को यहाँ पर डाइवर्ट करना होगा ताकि वो लोग जो है वहाँ पर अपनी टेंशन को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ जाए। इतनी देर में हमारे हीवनली डीमन और स्वर्ड डीमन जो है अपना काम पूरा कर देंगे। और साथ ही वो ग्रुप 3 से कहता है कि तुम लोग जल्दी से जाओ जाकर उस घाटी के अंदर अपना जाल बिछा दो। जैसे वो जंग मास्टर्स वहाँ पर पहुंचेंगे हम सभी को वहाँ पर दर्द पहुंचेंगे और एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालेंगे। जितने भी राइजिंग टैलेंट्स हैं उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस बार यही हमारा मिशन है। तो जब कि हमारा फिस्किंग जो होता है वहाँ पर अपनी फायर को जीत लेता है और गोल्डन सैंड ड्रैगन जो होता है उससे फाइट को हार जाता है। तो इसी के साथ अलायंस लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि हमें यहाँ पर हमारा विनर मिल चुका है और फिर साथ ही वो सभी के सामने वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं और सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। वो सभी को बताते हैं कि फिश वॉरियर ने इस बार के कंपटीशन को जीत लिया है। तो लड़कों का कंपटीशन जब वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारे फिश वॉरियर ने अपने मैच को जीत लिया है। जबकि इसी के साथ अब यहाँ पर इनाम बांटने की बारी आती है। तो क्योंकि मास्टर ने कहा था कि जो भी यहाँ पर सबसे बेस्ट तलवारबाज होगा उसे मैं यहाँ पर अपने दोस्त की तलवार दूंगा जो कि पिछली फाइट में मारा गया था। तो वो खास तलवार जो होती है स्टार स्वॉर्ड जो होती है वो स्टार स्वॉर्ड देने के लिए वो यहाँ पर नैमगोंग वी का नाम लेते हैं। तो नैमगोंग वी जो होता है जब वहाँ पर ऊपर आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या। तो एम्परर्स लीग से हूँ जबकि मास्टर म्यूरियम अलायंस से और मुझे नहीं लगा था कि अलायंस लीडर यहाँ पर ये खास तलवार जो है यहाँ पर एम्परर लीग में से किसी को देने वाले हैं। तो वो से कहते हैं कि नैमगोंग वी तुमने आज यहाँ पर जो तलवारबाजी का प्रदर्शन दिखाया उसके बाद मैंने फैसला किया कि ये स्टार स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे दोस्त की तलवार का मान रखते हुए इस तलवार को ठीक से यूज करोगे और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करोगे। तो नैमगोंग वी जो होता है वहाँ पर उनके पास से तलवार को रिसीव कर लेता है और साथ ही कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी आनर की बात है, मैं इस तलवार को एक्सेप्ट करूंगा। और साथ ही मास्टर यू वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये लड़का इस तलवार को बहुत ही अच्छे से यूज करेगा। और इसी के साथ अब यहाँ पर दूसरी बारी जो होती है वो वी मैक्सियन की होती है। वी मैक्सियन जो कि यहाँ पर रनर अप है यानी कि सेकंड नंबर पर आया। तो वो कहता है कि लड़के अब तुम्हें यहाँ पर वो तलवार दी जाएगी जिसे माउंट हुआ सेक्टर के एक बहुत ही खास किस्म के ब्लैक स्मिथ ने बनाया है, लेकिन इस तलवार का कोई नाम नहीं है। तो तुम इस तलवार को क्या नाम देना चाहोगे। तो मैक्सियन कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इस तलवार को गोल्डन सैंड स्वॉर्ड कहना चाहूंगा। तो मास्टर से कहते हैं ये तो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स का नाम है, चलो खैर कोई बात नहीं, ये नाम भी काफी ज्यादा सूटेबल है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब यहाँ पर फिस्ट वॉरियर तुम्हारी बारी है। तो हमारा ली जिनियन जो होता है उसे वहाँ पर वो खास पिल देने वाले हैं, पिल जड़ी बूटी देने वाली है। वो जड़ी बूटी जो कि पूरे 100 साल पुरानी जिनसिंग है। तो हमारे अलायंस लीडर जो होता है फिस्ट किंग को जैसे वहाँ पर वो जड़ी बूटी देते हैं साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर फॉर्मेशन में आ जाओ। यानी उनके पास कुछ खास क्वाड्रंस होती हैं, वो उनसे कहता है कि फॉर्मेशन में आ जाओ क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सारी जड़ी बूटी जो है वो यहीं पर बैठकर इसको एब्जॉर्ब करे। तो हमारे म्यूंगो को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि यंग मास्टर हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर अलायंस लीडर ने यहाँ पर उसे जड़ी बूटी देने के बाद फिर साथ ही अपने कुछ लोगों को फॉर्मेशन बनाने के लिए क्यों बोला, यहाँ पर एक घेरा क्यों बना लिया गया है। तो मास्टर हाउ से कहता है कि शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, शायद तुम कल्टीवेशन में नए हो। जब भी कभी यहाँ पर कोई कल्टीवेटर किसी पिल या फिर किसी जड़ी बूटी को एब्जॉर्ब करता है तो वो पूरी तरह से वेजनेबल होता है, यानी कि उस वक्त कोई भी उसके ऊपर अटैक करके उसे
मार सकता है। इसी वजह से मास्टर जो है जहाँ अपने लोगों को यहाँ पर फॉर्मेशन बनाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि अगर फिस्ट वॉरियर जहाँ पर बैठ के इस जड़ी बूटी को एब्जॉर्ब करना चाहता है और ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो वो उसकी रक्षा करेंगे। तो वो कहता है कि ऐसा भी होता है, लेकिन मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मास्टर यू कहता है कि फिस्ट वॉरियर तो क्या तुम यहाँ पर बैठकर इस जड़ी बूटी को एब्जॉर्ब करना चाहोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मा लूंगा। तो साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से इसको खा लो। तो इसी के साथ ही फिस्ट वॉरियर जो होता है वहीं पर बैठ जाता है, उस बॉक्स को ओपन करता है, वहां पर 100 साल पुरानी जिनसेंग को निकालकर खाना शुरू करता है। और उसे खाने के बाद वो सोच रहा होता है मेरी पिछली लाइफ में जब भी कभी मुझे यहाँ पर कोई जड़ी बूटी या पिल मिलती थी मैं अकेला होता था, मैं अकेले बैठ के वहां पर ब्रेक थ्रू करता था और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा खतरा होता, कोई किसी वक्त भी मेरे पर अटैक कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इतने दोस्त होने का भी फायदा है, ये सभी लोग यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। आज पहली बार हुआ है कि कोई यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है। तो हमारा ली जिनियन जो होता है थोड़ी देर में सारी की सारी पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। और उस पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्योंकि वो 100 साल पुरानी जिनसेंग है तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। और साथ ही हमारा ली जिनियन क्योंकि उसने पहले से यहाँ पर एक लिक्विड एसेंस जो था उसको एब्जॉर्ब किया था, उसकी वजह से अब यहाँ पर पिल यहाँ पे जड़ी बूटी की कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो बहुत ही जल्दी वो उसका एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अपनी लाइटनिंग पाम आर्ट जो है उसकी जो स्पेशल लाइटनिंग आर्ट है उसके 9th लेवल को अनलॉक कर लेता है। तो हमारे अलायंस लीडर से कहते हैं क्या खत्म हो गया, तो वो कहता है हाँ खत्म हो गया। तो वो कहता है इतनी जल्दी, तुमने तो कुछ ज्यादा जल्दी इस जड़ी बूटी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या वाकई में तुम ठीक हो? तो हमारा ली जिनियन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे भूख लगी है। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर पर्सनली डिनर पर इन्वाइट करता हूँ क्योंकि तुम इस कंपटीशन के विनर हो। तो इसी के साथ ही हमारा जो म्यूंगो होता है दूर से चला रहा होता है, तो वो कहता है ठीक है तुम अपने दोस्तों को भी ले आओ। तो ली जिनियन जो होता है मास्टर के साथ अंदर डिनर के लिए चला जाता है। म्यूंगो और साथ में यंग मास्टर हाज होते हैं, वो भी उसके साथ अंदर आ जाते हैं। सभी लोग वहां पर खाने की टेबल पर बैठे होते हैं सब। तो हमारे म्यूंगो की हालत उन सभी में से सबसे ज्यादा खराब होती है क्योंकि अलायंस लीडर की वो काफी ज्यादा पास बैठा होता है। तो हमारा ली जिनियन कहता है कि इसको देखो पहले तो इसकी बातें खत्म नहीं होती और आज यहाँ पर खामोश बैठा है, लगता है कि अलायंस लीडर के डर की वजह से इस तरह बैठा है। तो अलायंस लीडर इसी के साथ उसे कहता है कि लड़के मुझे तुम्हारा नाम भूल गया, क्या तुम्हारा नाम गैम्बलिंग डैन म्यूंगो था? तो वो कहता है नहीं मास्टर मेरा नाम तो पॉइजनस फॉक्स चुल म्यूंगो था। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारा नाम चुल म्यूंगो था, मुझे ये बताओ कि तुम्हें वो अम्ब्रेला कैसा लगा जो अम्ब्रेला मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था? तो हमारा म्यूंगो से कहता है कि जी वो बहुत ही अच्छा है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अच्छा ये बात तो ठीक है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर यंग मास्टर हा से कहते हैं लड़के तुम हा क्लैन से हो ना? तो वो कहता है जी मास्टर मैं हा क्लैन से हूँ। फिर साथ ही वो पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं? और साथ ही वो यंग मास्टर हा से पूछता है कि गाँव वालों का क्या वो भी ठीक है? तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उनसे कहता है कि जी मास्टर सब कुछ ठीक है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? जबकि हमारा फिश किंग सोच रहा था कि मुझे पहले से यहाँ पर शक हो रहा था कि हा क्लैन इतना भी सिंपल नहीं है, ये लोग कुछ ज्यादा स्पेशल है, यहाँ तक कि अलायंस लीडर भी इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो अलायंस लीडर से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात से इतने हैरान क्यों हो रहे हो कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला? मैं म्यूरियम अलायंस का लीडर हूँ, अगर मैं म्यूरियम अलायंस का लीडर हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ती है। तुम्हारे क्लैन में क्या हो रहा है, तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं, उन गाँव वालों का क्या रिलेशन है और गाँव वालों की क्या हालत है, ये सब कुछ मुझे पता होना चाहिए। और तुम यहाँ पर एक बहुत ही प्रेस्टीजियस क्लैन के यंग मास्टर हो और दोबारा कभी मेरे सामने इस तरह से पेश मत आना जिस तरह से अभी तुम यहाँ पर हैरान होकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला। अपने क्लैन की इज्जत तुम्हें यहाँ पर करवानी है, तुम्हारे फादर जितने महान इंसान है उसी तरह तुम्हें भी यहाँ पर एक महान इंसान कल को बनना है। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर हमेशा इसी तरह रहना चाहिए जिस तरह एक प्रेस्टीजियस फैमिली का यंग मास्टर होता है। तो उनसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही वो यहाँ पर हमारे फिश वॉरियर से कहता है कि लड़के अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें यहाँ पर ओवरवेलमिंगली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि जैसा कि तुमने यहाँ पर मुझे बताया था डिमोनिक फैक्शन के लोग शायद यहाँ पर मूव पाने और बुढ़े लोगों को यहाँ पर पहले से वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मोयोंग चू और उसके साथ साथ फिश किंग दोनों यहाँ पर गायब हैं। और साथ ही वो यंग मास्टर हाथ से भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वापस जाकर अपने फादर को इस बारे में जरूर बताना कि मास्टर मोयोंग चू और उसके साथ साथ फिश किंग दोनों गायब हो चुके हैं और डिमोनिक सेक्टर के लोग शायद इस सब के पीछे हैं। तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह, उन्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि तुम लोग भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनकर हमारे हम जैसे बुढ़े मास्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो। स्पेशली तुम फिश वॉरियर हो, यहाँ पर उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने एक फाइट जीती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर उनकी नजरों में आ जाओगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी सीक्रेट में रहते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा ताकि कल को अगर डिमोनिक फैक्शन के लोग सरेआम हमारे पर अटैक करते हैं तो फिर तुम्हारे जैसे मास्टर्स उनके सामने खड़े हो सके। तो क्या तुम सभी लोगों को मेरी बात की समझ आ गई? तो वो कहता है जी मास्टर्स हमें आपकी बात की समझ आ गई। तो मास्टर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग अपने खाने को एंजॉय करो, मुझे कल के कंपटीशन के लिए फिर से जाकर तैयारी करनी है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर से बाहर निकल जाते हैं। तो मास्टर यू के चले जाने के बाद यंग मास्टर हाँ कहता है कि मैं अपनी बहन सियोल को उसके रूम तक छोड़कर आ जाता हूँ क्योंकि कल इसका मैच होना है, तो इसी वजह से इसे छोड़ आता हूँ और उसके बाद हम तीनों यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करेंगे। तुम्हें कैसा आइडिया लगा? तो वो तीनों कहते हैं हाँ क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर जरूर ड्रिंक करेंगे। तो हमारे अलायंस लीडर जो होता है जैसे वहां पर गलियारे में चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ उन्हें कुछ महसूस होता है। वो कहते हैं कौन है वहां पर, बाहर निकलो। तो वहां पर सामने से दो लोग निकल कर आते हैं। तो एक बंदा जिसने अपने कंधे के ऊपर एक जख्मी डिसाइपल को उठा रखा होता है। तो हमारे अलायंस लीडर उसकी तरफ देखते और कहते हैं कि स्वर्ड एम्परर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लड़का कौन है? तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि ये लड़का स्वर्ड किंग का डिसाइपल है, ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी है क्योंकि स्वर्ड किंग के ऊपर अटैक हुआ था, डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने अटैक किया, मैं इस लड़के को बड़ी मुश्किल से वहां से बचाकर लेकर आ पाया हूँ। तो अलायंस लीडर जो होता है उन्हें भी ये बात सुनने के बाद एक झटका लगता है। तो यहाँ पर हमारे जो स्वर्ड एम्परर होते हैं वो अपने साथ वहां पर स्वर्ड किंग के एक डिसाइपल को लेकर आते हैं जो जख्मी हालत में वहां पर आता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर को बुलाया जाता है और उस डिसाइपल का चेकअप करवाया जाता है। तो बताया जाता है कि वो लड़का जो है वो खतरे से बाहर है। तो स्वर्ड एम्परर से सारी कहानी सुनाते हैं कि वहां पर हुआ क्या। तो वो
कहता है कि मेरे पर डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोगों ने अटैक किया था। वो तकरीबन 14 लोग थे, 2 उनमें से लीडर्स थे, बाकी के 12 जो थे वो सोल्जर्स थे। सभी लोगों ने मिलकर मेरे पर अटैक किया। हालांकि मेरे लिए यहाँ पर 14 लोगों से एक साथ निपटना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पर उनकी बॉडी के ऊपर कट लगा था तब उनकी बॉडी के ऊपर कट नहीं लगता था। ऐसे लगता है जैसे कि उन सभी लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही खास टेक्निक, इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और उनकी टेक्निक कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं थी, बल्कि ऐसी टेक्निक थी जैसे कि कोई यहाँ पर उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर चाहे कितनी बार उनको अटैक करके क्यों ना मार डालो, फिर से उठकर खड़े हो जाते थे। उनकी बॉडी के ऊपर मेरी तलवार असर नहीं कर रही थी। जैसे तैसे मैं वहां पर से बचकर निकला और सीधा वहां पर स्वर्ड किंग की तरफ चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि उसके ऊपर भी अटैक हुआ होगा। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। स्वर्ड किंग मर चुका था और उसका डिसाइपल बुरी हालत में जख्मी था, तो उसके डिसाइपल को मैं उठाकर यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये बात सुनते ही मास्टर यू से कहता है कि कमीने डिमोनिक सेक्टर के लोग, पहले फिश किंग, फिर यहाँ पर मास्टर ओयोंग, और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ और स्वर्ड किंग मारा जा चुका है। तो ये बात सुनते ही स्वर्ड एम्परर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर जितने भी ओल्ड मास्टर्स हैं उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। आखिर उनका मकसद क्या है? तो उसे कहता है कि उनका मकसद और क्या हो सकता है, वो क्योस मचाना चाहते हैं। तो मास्टर यू इसी के साथ ही वहां पर अपनी स्क्वाड्रन मेंबर्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं जल्दी से यहाँ पर आओ। और स्क्वाड्रन मेंबर्स होते हैं वहां पर उनके पास आ जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों के पास यहाँ पर 2 काम है। क्लाउड ड्रैगन स्क्वाड से वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये काम दे रहा हूँ कि जाओ जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करो, जहां पर भी डिमोनिक सेक्टर के वो 14 लोग छुपे हुए हैं उन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन ला कर दो। और साथ ही वो दूसरी स्क्वाड्रन से कहते हैं व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड्रन में चाहता हूँ कि तुम जितने बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए उन सभी की सेफ्टी का खास ध्यान रखो। भी अननोन इंसान जो है उनके करीब नहीं आना चाहिए, जिसे तुम पहचानते नहीं हो उसे उनके करीब मत आने देना। तो वो लोग कहता है जी मास्टर। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे तीनों दोस्त जो होते हैं बैठे वहां पर पी रहे होते हैं। हमारा म्यूंग और साथ में फिश किंग और साथ में यंग मास्टर हाज होता है, वो लोग बैठे वहां पर पी रहे होते हैं। हाँ वहां पर उनके लिए ड्रिंक्स मंगवाता है, फिर साथ ही वो लोग वहां पर ड्रिंक्स मंगवाने के बाद पीना शुरू करते हैं। तो यंग मास्टर हाँ म्यूंगो से कहता है कि वहां पर मेरे अलायंस लीडर क्या बात कर रहे थे, उन्होंने किसी गैम्बलिंग डैन की बात की। तो हमारा म्यूंगो से बताता है कि असल में यहाँ पर आने से पहले एक गैम्बलिंग डैन चलाया करता था, यानी कासिनो का मालक हुआ करता था। और जब पहली बार अलायंस लीडर से मिला था उस वक्त मेरे मुंह से निकल गया, यानी कि यहाँ पर ना चाहते मैंने उन्हें सच बता दिया। लेकिन मास्टर वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कहा कि पास्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस करने की बजाय अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो। पास्ट में तुम अगर बुरे इंसान थे लेकिन प्रेजेंट में तुम अच्छी जिंदगी जी सकते हो अगर तुम एक अच्छे इंसान बन जाते हो। तब से मैंने यहाँ पर बदलने का फैसला किया है। फिर साथ ही वो यंग मास्टर हाथ से कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ कि मास्टर यू वहां पर तुम्हारे बारे में भी कुछ कह रहे थे कि तुम एक बहुत ही खास क्लैन के मेंबर हो। अब ये क्या बात हुई, क्या तुम यहाँ पर इस बारे में कुछ डिटेल बताना चाहोगे? यंग मास्टर हाउस से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर इस बारे में बताऊंगा। जैसे कि तुमने यहाँ पर कहा कि पास्ट तो सिर्फ पास्ट होता है, लेकिन हमारा पास्ट जो है वो ऐसा पास्ट है जिसे हम लोग बिल्कुल भी भुला नहीं सकते। तुम यंगो से कहता है कि अपने ग्रेट क्लैन के बारे में बताओ, क्या है तुम्हारा क्लैन, उसका नाम क्या है, तुम कौन से ग्रेट क्लैन से हो, क्या हमने यहाँ पर तुम्हारे क्लैन का नाम क्यों नहीं सुना हुआ? तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो हमारे क्लैन का नाम कभी हुआ ही नहीं करता था। मेरे एंसेस्टर जो सबसे पहले एंसेस्टर थे जिन्होंने हा क्लैन को बनाया था, वहां उनका कोई नाम ही नहीं था। क्या तुम इस बात को सुनकर हैरान हो रहे हो कि उसका कोई नाम ही नहीं था? वो एक असैसिन थे, एक ऐसी असैसिन जिसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया गया कि वो शाहरुख के ऊपर किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाए, बिल्कुल एक वेपन की तरह। लेकिन उनका कोई नाम नहीं था। एक दिन उन्हें यहाँ पर बुलाया गया, वुडैंग सेक्टर के मास्टर ने अपने पास बुलाया और उसे वहां पर कुछ ऑर्डर्स देने के लिए कि किसी को मारना है। लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दिन रात बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर एक नाम दिया गया। तो वहां पर वुडैंग सेक्टर के मास्टर ने उसे यहाँ पर एक नाम दिया जो कि हा वुरियोंग का था। अब उस वक्त हमारे एंसेस्टर जो थे, जो असैसिन थे, उन्हें यहाँ पर एक नाम मिल गया, उन्हें हा वुरियोंग का नाम मिला। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हा नाम को अपने क्लैन का नाम दे दिया। यानी उसके बाद उनके जितने भी औलाद थे, जितने बच्चे थे, वो सारे आगे बढ़ते गए और उन्हें यहाँ पर हा क्लैन बना दिया। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि असैसिन जिसका कोई नाम नहीं, उसे एक नाम दे दिया गया। तो यंग मास्टर हाउस से कहता है कि हमारा क्लैन कोई बहुत ही बड़ा क्लैन है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बस एक छोटा सा क्लैन है जो कि एक असैसिन ने स्टार्ट किया था। तो यंग मास्टर हाउस से कहता है कि ये कैसा पास्ट है जो कि मैं यहाँ पर छुपा कर रखता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से छुपाने की क्या जरूरत है, इसी वजह से मैंने तुम लोगों के सामने ये बात बता दी है। तो फिश किंग अपना टोस्ट के सामने करता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर अजीबो गरीब लोग हैं। जैसे कि तुम एक असैसिन के डिसेंडेंट हो और मैं यहाँ पर मर्चेंट्स ग्रुप का यंग मास्टर हूँ, और ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ये गैम्बलिंग डैन का मास्टर हुआ करता था। यानी कि हम सभी लोग काफी अजीब है। तो यंग मास्टर हाँ कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अजीब है और मुझे लगता है कि अजीब लोगों के साथ बैठकर लिक्वार का मजा और भी ज्यादा आता है। अगर यहाँ पर अजीबो गरीब लोगों के साथ बैठकर पिया जाए तो ज्यादा मजा आता है। तो हमारा म्योंगो से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ बैठकर पीने का सही मजा आता है। तो वो तीनों वहां पर खस रहे होते हैं और इसी के साथ साइड के ऊपर से डोकुहान निकल कर आ जाता है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा? तो डोकुहान कहता है कि मुझे यहाँ पर घूरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया। तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर एक ड्रिंक पी सकता हूँ? तुमने कहा ना कि अजीबो गरीब लोगों के साथ बैठकर पीना अच्छा लगता है, तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर पीता हूँ। और वो भी वहीं पर बैठ जाता है। साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट को हार गया और उसके बाद मैंने बाकी के सारे मैचेस को देखा। तो फिश वॉरियर से कह रहा था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे सारे मैचेस को देखा और मुझे लगता है कि तुमने मेरे सामने बहुत ही कम पावर को यूज किया था, मुझे हराते वक्त तुमने ज्यादा पावर को यूज नहीं किया। हमारा फिश किंग उसकी बात सुनने के बाद उसकी गाल की तरफ देख रहा था, इसकी गाल के ऊपर अभी भी यहाँ पर ब्रूसेस के निशान होते हैं। तो इसी के साथ ही बाकी के दोनों जो होते हैं उसे घूर कर देख रहे थे। डोकुहान जो होता है उनकी तरफ देखकर खामोश हो जाता है, फिर साथ ही अपनी जेब में हाथ डालता है, पैसों की थैली निकालकर वहां पर रख देता है और कहता है ये जो हमारे बीच में डील हुई थी, मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर 30,000 जेन की शर्त लगाई थी और ये शर्त में हार चुका हूँ, तो बदले में यहाँ पर तुम्हारे लिए 30,000 छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर ड्रिंक्स देने के लिए। और साथ ही वो जाते हुए फिश वॉरियर से कहकर जाता है कि अगली बार यहाँ पर हम दोनों फिर से फाइट करेंगे। तो हमारा डोकुहान जो होता है अपनी जेब से वहां पर बैठ
के लगाए हुए 30,000 रुपए निकालकर वहाँ पर थैली रख जाता है और कहता है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने शर्ट के पैसे तुम्हें दे दिए। और साथ ही वो फिश वॉरियर से कहता है कि अगली बार अगर मिले तो फिर से एक बार फाइट करेंगे और अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तो यंग मास्टर हाँ कहता है क्या सीरियसली? उसने तो वाकई में यहाँ पर हमारे पैसे दे दिए हैं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसे वापस करने के लिए ही आया था। वहीं पर उस पोटली के नीचे एक लेटर पड़ा होता है जिसे शायद यहाँ पर अभी नहीं पढ़ा गया। तो इसी के साथ ही हमारा मिंगो होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है ये अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर ड्रिंक्स पी रहे हैं और हम लोग पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 30,000 अलग से मिल गए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो हाँ होता है वो उसे कहता है कि फिश वॉरियर मुझे लगता है कि तुम्हें रखने चाहिए क्योंकि मैं ये सारे नहीं ले सकता। मैंने यहाँ पर तुम्हारे नाम के ऊपर शर्त लगाई थी और यहाँ पर ये सारी शर्त के पैसे तुम्हारे हुए ना। तो हमारा फिश वॉरियर से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर ये क्यों लूंगा जबकि शर्त तुम दोनों की आपस में लगी थी। मेरा तो यहाँ पर इस सब में कोई रोल ही नहीं है। वैसे भी तुमने मुझे ये गनलेट्स दिए थे यानी ये ग्लव्स दिए थे और उसके बाद मैं तुमसे यहाँ पर पैसे कैसे ले सकता और मुझे लगता है ये वैसे ही बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो वो से कहता है नहीं तुम रखो और वो से कहता है नहीं तुम रखो। जबकि म्योंगो जो होता है वो दोनों की बातें सुन रहा था और हैरान होकर सोच रहा था कि दोनों यहाँ पर क्या इन लोगों के लिए पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे तो यहाँ पर अगर पैसे मिले तो मैं तो उठाकर जेब में डालूं और ये लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम रखो तुम रखो। इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन जो होता है अगली सुबह यहाँ पर अगला कंपटीशन होने वाला है जिसमें लड़कियां फाइट करने वाली हैं। जब वहाँ पर लड़कियां फाइट करने वाली होती है तो स्पेशली एक फाइट जो कि सभी लोगों की नजरों में होती है वो फाइट जो होती है यंग मिस हा की होती है। तो यंग मिस हा और उसके साथ बेकली जो होती है वो दोनों फाइट करने वाली है। तो बेकली और यंग मिस हा दोनों वहाँ पर एक दूसरे से फाइट करेंगे क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। एक को स्नो फिनिक्स कहते हैं और दूसरी को यहाँ का जियांग खान की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जा रहा है। तो वो दोनों वहाँ पर अपनी तलवारें टकरा रही होती है। तो हमारा यंग मास्टर हाँ कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन यूनसियोल की फाइट देखने के लिए आने के लिए। तो हमारा फिश वॉरियर से कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा समय था तो इसी वजह से मैं टाइम निकालकर फाइट देखने के लिए चला आया हूँ। जबकि म्योंगो जो होता है वहाँ पर लेडी हा को चीयर कर रहा था, उसे कह रहा था कि तुम ही जीतोगी। इसी के साथ ही फाइटिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस हा जो होती है अपनी तलवार घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है। तो बेकली के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। जब उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है तो उसे कहता है कि मिस बेकली प्लीज माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर विनर डिसाइड हो चुका है कौन इस फाइट को जीतने वाला है। और साथ ही ऊपर की तरफ जंप करती है, अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच जाती है अटैक करने के लिए। लेकिन वे कि मिस बेकली जो होती है वहीं पर से अपने पंचेस बनाती है और उसे कहती है कि ये फाइट अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। और साथ ही वहीं पर से नीचे की तरफ घूमकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारती है, यानी वो फिश टेक्निक्स भी जानती है। तो जब उसे पंच मारती है तो मिस हा पीछे की तरफ गिर जाती है। तो यंग मास्टर हाँ कहता है कि तो बॉडी टेक्निक्स को यूज कर रही है। तो हमारा फिश वॉरियर कहता है कि हाँ ये बॉडी टेक्निक्स को यूज कर रही है। तो इसी के साथ ही मिस हा भी उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर का बॉडी टेक्निक्स को सीख लिया, तुम तो एक लड़की हो और तुम तो हमेशा तलवार को यूज करती हो। तो मिस बेकली उसे कहती है कि हमारे सेक्टर में कभी एक इंसान हुआ करता था, उस इंसान ने मुझे बेसिक्स मूव सिखाए थे। उसने मुझे सिखाया था कि तलवार हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहेगी लेकिन हमारे हाथ हमेशा हमारे पास होते हैं और सबसे बेहतर फाइट करने का स्टाइल चाहिए कि तुम अपने पंचेस को यूज करो, तब तुम कभी भी हारोगे नहीं। तो इसी के साथ ही वो अपने बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिश वॉरियर फिश किंग ने जहाँ पर उसे ये सिखाया था जब वो छोटी बच्ची थी। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वो भी साइड के पर खड़ा है, सोच रहा था, कहता है कि मुझे लगता है कि इस बच्ची ने अभी तक यहाँ पर सब कुछ याद रखा हुआ है। जब ये छोटी सी बच्ची थी और अंकल अंकल कहते कहते मेरे पीछे घूमती थी तब मैंने यहाँ पर इसे फिश टेक्निक सिखाई थी और इसने ठीक से सीखी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना है क्योंकि इसकी फिश के अंदर हेजिटेशन है, उसके हाथ अभी भी यहाँ पर कांप रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी फिलहाल के लिए इस फाइट को जीतने के लिए परफेक्ट नहीं है। तुम्हारा फिश वॉरियर पीछे मुड़ जाता है तो म्योंगो से कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि लेडी हाँ इस मैच को जीतने वाली है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस मैच में कुछ और देखने को बचा है और मुझे वैसे भी लगता है कि इस कंपटीशन को भी लेडी हाई जीतेगी। मुझे भी जाकर पैट्रियार्च से कुछ बात करनी है। ओशंग पैट्रियार्च जिसको मैं यहाँ पर बंदी बनाकर लेकर आया था उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। और इसी के साथ ही उनसे कहता तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए, तुम लोग पहले वापस चले जाना, तुम हो सकता है तो जल्दी वापस चले जाना अपनी फैमिली में। मुझे भी जल्दी से वापस अपनी फैमिली में जाना होगा क्योंकि मुझे काफी दिन हो गए अपनी फैमिली से दूर आए हुए, इसी वजह से मैं जल्दी से वापस जाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा फिश वॉरियर जो होता है यानी फिश किंग जो होता है रात के वक्त अकेला वापस जा रहा था। कहता है कि मुझे तो लगा था कि वहाँ पर पेपर वर्क को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इतना समय लग गया कि बाकी ये सभी लोग घर जा चुके हैं और इस वक्त रात के वक्त मैं अकेला यहाँ पर से वापस जा रहा हूँ। बस थोड़ी देर पहले का वो सीन दिखाता है जहाँ पर दूसरी तरफ से मैनेजर जो होता है उसके हाथ में पेपर होता है, उसे कह रहा होता है कि तुम्हें बस यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ देना है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करो, उसके बाद तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो वो उससे पूछता है कि उन तीनों यंग मास्टर्स का क्या हुआ। मास्टर ओयंग अपने साथ अपने 3 बेटों और अपने दामाद को भी लेकर आए थे। तो वो कहता है कि हाँ उन सभी को रिलीज कर दिया गया है, मैंने अपनी फैमिली के लोगों से कहा था कि उन सभी को मेरे जाने के बाद छोड़ दें। फिर साथ ही वो सारी डिटेल्स बताता है कि इस वक्त मोयोंग क्लैन के गार्ड्स जो है वो हमारी फैमिली में पहुंच चुके होंगे हमारी फैमिली को गार्ड करने के लिए। और दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मोयोंग क्लैन से काफी ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि एल्डर ने मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर रिकमेंड किया था जहाँ पर आकर मैंने काफी कुछ सीखा है। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर से आगे की तरफ चलता जा रहा था, साथ ही सोच रहा था कि ये जर्नी काफी ज्यादा अच्छी रही, यहाँ पर आकर मैं बहुत सारे लोगों से मिल पाया हूँ और कुछ नए दोस्त बना पाया, कुछ नया सीख पाया और साथ ही मैंने यहाँ पर लेवल अप भी कर लिया। यानी उस 100 साल पुरानी जिनसिंग को खाने के बाद मेरी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ी है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और इस वक्त मैं अपनी लाइटनिंग 10 फेज के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो वहीं पर कुछ लोग जो होते हैं उसके पास से गुजरते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट था यानी कि जो लड़कियों का जो कंपटीशन था उस लड़कियों के कंपटीशन में विनर डिसाइड हो चुका है। तो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि स्नो फिनिक्स ने इस कंपटीशन को जीता होगा। तो पहले वाला उसे कहता है नहीं स्नो फिनिक्स ने इस कंपटीशन को नहीं जीता बल्कि एक और लड़की है उसने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि लेडी हा को वहाँ पर कोई हरा नहीं पाएगा और लेडी हा इस कंपटीशन को जीतने वाली है, लेकिन किसने इस कंपटीशन को जीत लिया होगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक लड़की उसके सामने अपीयर होती है, उस लड़की का नाम बेक जैक होता है। तो वो जो है वहाँ पर उसके सामने आती है और उसे कहती है कि लड़के मैं यहाँ पर अपने कंपटीशन
को जल्दी जल्दी में खत्म करके भागते हुए तुम्हारे पीछे आई हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। तुम्हारे पीछे मैं अपनी अवार्ड सेरेमनी को भी छोड़कर आ गई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन का इनाम मिलने वाला था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस लड़की के हमारे यंग मास्टर के पीछे आने का मकसद क्या है, क्या ये एक दुश्मन है या फिर दोस्त है।